एपिसोड 61 अब आगे। सुबह का वक्त। प्राची जो एक आलीशान रूम के बेड में बैठी चारों तरफ ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उस रूम में चारों तरफ बस उसकी ही पसंदीदा चीजें थी, जिसे देख प्राची काफी ज्यादा हैरान थी। सब कुछ देखते हुए प्राची बेड से नीचे उतरती है, तभी सामने शीशे में उसकी नजर पड़ती है और वह खुद को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से और ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि उसने इस वक्त ब्लैक कलर की एक घुटने तक की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। प्राची घबराते हुए खुद को देख रही थी, तभी पीछे से आवाज आता है, तुम उठ गई। इस आवाज को सुनकर प्राची शीशे में देखती है, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और फिर मूड के पीछे देखते हुए, मार्क्समैन तुम मुझे यहाँ लाए हो। पीछे एक्स जो इस वक्त शर्टलेस था, वह अपने पैंट के जेब में हाथ डालकर प्राची के पास आते हैं। हाँ, तुम्हें कोई शक है क्या? प्राची गुस्से में चिल्लाकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे किडनैप करके यहाँ ले आने की? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ पर? एक्स प्राची के पास आकर प्राची के कमर को पकड़ने ही वाला था, तभी प्राची जल्दी से कुछ कदम पीछे चली जाती है और उंगली दिखाकर, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। एक्स अपना कंधा उचका देता है और जाकर बेड पर बैठ प्राची को देखने लगता है। प्राची कुछ सोचते हुए एक्स को देख, तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया? मेरे कपड़े किसने चेंज किए? मैं ये पहन के नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल के ड्रेस में थी। ये सब कहते हुए प्राची के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रहा था, जिसे देख एक्स के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह बेड से उठकर प्राची के पास जाते हुए, तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज नहीं किया है और कुछ किया भी नहीं है। अगर कुछ करता तो तुम सुबह इतनी चिल्ला नहीं रही होती मेरे ऊपर, अभी तुम थकी हुई होती। एक्स की बात सुनकर प्राची का चेहरा नीचे झुक जाती है। उसकी चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गई थी, पर कुछ ही देर में प्राची खुद को संभाल लेती है और डोर की तरफ जाने लगती है। प्राची को डोर की तरफ जाते देखा एक्स प्राची की हाथ पकड़ लेता है और प्राची को घुमाकर बेड पर पटक देता है। एक्स के अचानक ऐसा करने से प्राची चौंक जाती है और बेड से उठकर एक्स को देखने लगती है। एक अपने जेब से फोन निकाल प्राची को देते हुए, अभी बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं है। पब्लिक तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, सभी तुम्हें गोलदिगर समझ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि तुम सेफ रहो। उन सभी फोटोज को देखकर प्राची अपने मन में कहती है, मुझे पता है ये भी तुमने ही किया है तनिष्क, तुम मुझे आर्यन से दूर करना चाहते हो, ये सब स्कैंडल फालके और कितना नीचे गिरोगे। ये सब सोचते हुए प्राची के चेहरे पर नफरत साफ साफ झलक रही थी। एक्स प्राची के चेहरे को देखते हुए, तुम इतना नफरत किसे करते हो? क्या तुम्हें पता है ये सब किसने किया? प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाकर बेड पर बैठ, हाँ मुझे पता है। एक्स प्राची के पास बेड पर बैठ प्राची को देखते हुए, किसने किया है ये सब? प्राची एक्स को घूरते हुए, ये जानकर तुम क्या करोगे? यह मेरी मैटर है ना, तो मैं संभाल लूंगी। और ये बताओ तुम क्यों मेरे बारे में इतना सोच रहे हो? चाहे पब्लिक मुझे मार ही क्यों ना दे, उसे तुम्हें क्या? एक्स अपने हाथ को प्राची के चेहरे के पास ले जाते हुए, क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट हूँ, तुम्हें मैं अपना वाइफ बनाना चाहता हूँ। प्राची गुस्से में, वो भला किस खुशी में, तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ। एक्स प्राची के गाल को खींचते हुए, हाँ मुझे पता है तुम मैरिड हो, और यह भी पता है कि बहुत जल्द तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने वाले हो और उसके बाद तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। प्राची इरिटेट होते हुए बेड से उतर के, पागल हो गए हो? दुनिया में लड़कों की कमी है जो शायद तुम्हारे पास आऊंगी? अगर दुनिया में तुम अगर एक ही लड़के हुए ना, तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। प्राची की बात सुनकर एक्स प्राची के पास आकर उसके चेहरे के करीब जाकर, पर तुम ऑलरेडी मेरे पास हो। प्राची गुस्से में एक्स को देखते हुए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर प्राची जाने लगती है। एक्स प्राची को रोकने वाला था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। एक्स उस मैसेज को देखता है, उसके बाद जाते हुए प्राची को देखकर कहता है, जा तो रहे हो पर अपनी फोन तो लेकर जाओ, वह मेरे पास है। एक्स की बात सुनकर प्राची पीछे पलट के एक्स को देखती है तो उसके दूसरे हाथ में प्राची की फोन था। प्राची तेज कम से एक्स के पास आकर उसके हाथ से अपने फोन को छीनकर फिर से रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची के जाते ही एक्स किसी को कॉल करता है और कहता है, मैंने जो काम दिया था वह हुआ। उधर से अरमान कहता है, यस बॉस, आपने जो कहा था वह हो गया, गुप्ता कॉर्पोरेशन बैंकक्रफ्ट हो गया है। एक्स के चेहरे पर यह सुनते ही डेविल स्माइल आ जाता है और वह कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद प्राची जब टैक्सी में थी, तभी उसके फोन में एक मैसेज आती है। उस मैसेज को देखते ही प्राची की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। _ रॉक क्लब प्राइवेट रूम। मनीषा करवट लेती है, तभी उसे अपने ऊपर किसी भारी चीज महसूस होती है। वह कसमस आते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसके चेहरे के बिल्कुल पास सौरभ का चेहरा था। सौरभ का बाल बिखरा हुआ था और इस वक्त उसकी आंखें बंद था। मेसी हेयर में सौरभ और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
मनीषा कुछ देर सौरभ को देखती है, फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। मनीषा सौरभ के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है और फिर धीरे से बेड से उतर कर जाने लगती है। तभी सौरभ उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे मनीषा चौंक जाती है और घबराहट में सौरभ को देखने लगती है। सौरभ अपनी आंखें खोल मनीषा को घूरते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सौरभ की बात सुनकर मनीषा अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तभी सौरभ अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे उसे रात की सारी बातें याद आता है, जिसे याद करके उसका पकड़ मनीषा के ऊपर कसता जा रहा। सौरभ जल्दी से चादर को अपने कमर पर लपेट बेड से उतर जाता है। सौरभ के ऐसा करते ही मनीषा हड़बड़ाहट में बेडशीट को अपने ऊपर लपेट लेती है। सौरभ मनीषा को देखे बिना, तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन कुछ ही देर में आ जाएगा। इतना कहकर सौरभ वॉशरूम में चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद मनीषा इधर उधर बिखरे अपने कपड़ों को समेटती है और उसे पहन जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकाल मनीषा स्टाफ के चेंजिंग रूम में जाती है और वहां से अपने कपड़े को पहन उस क्लब से बाहर निकल जाती है। वही सौरभ जब कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आता है तो वह रूम में मनीषा को नहीं देखता। सौरभ शीशे के सामने जाकर खुद को देखता है तो उसके बॉडी पर सिर्फ नाखूनों के खरोंचने के निशान था। उसे रात की सारी बातें याद आने लगता है। सौरभ अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सोचते हुए सौरभ अपने फ़ोन से किसी को मनीषा की फ़ोटो सेंड करता है और फिर उस नंबर पर कॉल करके, मैंने व्हाट्सएप पर आपको एक फ़ोटो सेंड किया है, आप मुझे ये फ़ोटो देखकर बताएं, उस रात मेरे रूम में जो लड़की आप लोगों ने भेजा था क्या वही यही है? सौरभ की बात सुनकर उधर से कौशल अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ ये लड़की तो वही है, पर इसकी फ़ोटो तेरे पास कैसे आया? तू इस लड़की को जानता है क्या? कौशल की बात सुनकर सौरभ का चेहरा कठोर हो जाता है और वह कहता है, नहीं मैं इस लड़की को नहीं जानता, पर मुझे ये लड़की चाहिए। एक कम कीजिए, इस लड़की को मेरे लिए खरीद लीजिए, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। उधर से कौशल कहता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए इस लड़की का इंतजाम फिर से करने की कोशिश किया, बट मुझे इस लड़की का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ रहा है? बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तेरे लिए किसी और को, मुझे यही चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगा, बाय। इतना कहकर सौरभ कॉल कट कर देता है और शीशे में अपने बॉडी पर नाखूनों के निशानों को देखते हुए उनको टच करता है। _ टीना अपने कॉलेज में प्रिंसिपल के रूम में थी। प्रिंसिपल टीना को देखते हुए, मिस गुप्ता आप फिर से इस कॉलेज में आ गई है और अभी आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं, कल आपके एग्जाम है, अगर आप एग्जाम देने के लिए तैयार है तो। टीना प्रिंसिपल की बात को काट कर, पर सर मैं सीधे ऐसे एग्जाम कैसे दे सकती हूँ, अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं है। प्रिंसिपल, हाँ मुझे पता है, पर आपको एग्जाम के बीच में से हमने उठा दिया था, जिस वजह से आपके लिए स्पेशली यह एग्जाम है, ये सिर्फ आप अकेले ही देंगे और अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री हासिल करते हैं तो हम आपको ट्रेडिंग के लिए भेजेंगे। टीना मुस्कुराते हुए अपनी सिर हाँ में हिला कर कहती है, ओके सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल एग्जाम देने आ जाऊंगी। प्रिंसिपल अपना सिर हाँ में हिलता है तो टीना भी मुस्कुराते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाती है। टीना कॉलेज से बाहर आई ही थी तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और जब टीना उस मैसेज को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से एक टैक्सी को लेकर वहां से निकल जाती है। अमेरिका। मास्टर अपने स्टडी रूम में बैठा था, वह बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। उनके हाथ में उनकी बेटी सृष्टि की फ़ोटो था, उनकी आंखें थोड़ा नाम था। मास्टर सृष्टि के फोटो को देखते हुए, कहाँ चली गई प्रिंसेस, वापस आ जाओ, डेड बहुत परेशान है, तुम्हारी मॉम बीमार पड़ गई है, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहे हो, कहाँ चले गए तुम? कुछ सोचते हुए कहीं सृष्टि इंडिया, अपना सिर ना में हिलाते हुए, नहीं वह इंडिया नहीं जा सकती, मैंने सारे एयरपोर्ट पर खबर लिया है, सृष्टि इंडिया नहीं गई। मास्टर इतना कह ही रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। मास्टर अपने आंखों से नमी को साफ करके कॉल रिसीव करता है तो उधर से स्टीफन कहता है, मैं इंडिया जा रहा हूँ, 1 महीने बाद रोबोट को इन्फॉर्म कर दो कि स्टीफन आ रहा है, और एक बात, तुम कभी इंडिया नहीं जाओगे। आई नो तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, बट भावनाओं में बहके अगर तुमने इंडिया अपना कदम रखा तो एक्स से पहले तुम्हें मैं उड़ा दूंगा। इतना कहने के बाद उधर से स्टीफन कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद मास्टर कुछ सोचते हुए, स्टीफन ने मुझे इंडिया जाने से क्यों मना किया? उसे तो वैसे भी पता है मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, इसका मतलब सृष्टि इंडिया है। इतना सोचते ही मास्टर की आंखों में डर दिखने लगता है। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करके, जल्दी से इंडिया जाओ और वहां से सृष्टि को पकड़ कर ले आओ। इतना कहकर मास्टर कॉल कट कर देते हैं। फिर खुद से कहते हैं, अगर किसी तरह सृष्टि एक्स के हाथ लग गई, अपना सिर नामे हिलाकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोचते हुए वह स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। इंडिया। सृष्टि जो इस वक्त अपनी क्लास की ओर जा रही थी तभी सामने से अंकित को आते हुए दिखती है, जिसे देख सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
सृष्टि तेज कदमों से अंकित के पास जाकर मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर। अंकित सृष्टि को देखते हुए मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग सृष्टि, अपर्णा कैसी है? अब उसकी तबीयत ठीक है ना? सृष्टि अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ वह अभी ठीक है और अभी वह हॉस्टल में है, रेस्ट कर रही है। थैंक यू सर, कल आपने हमारी हेल्प किया। अंकित हल्का मुस्कुराकर, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, तुम जाओ अपनी क्लास में जाओ, क्लास के लिए तुम्हें लेट हो रही है। इतना कहकर अंकित मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। वही सृष्टि जाते हुए अंकित को देख मुस्कुराने लगती है। वह वहीं पर खड़ी जाते हुए अंकित को देख रही थी, तभी उसे अपने क्लास की ख्याल आती है और वह अपने सिर पर चपत लगाकर एक नज़र अंकित को देख भागते हुए अपने क्लास की ओर चली जाती है। वही अंकित जो अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, अचानक से उसके सामने श्रेया आ जाता है। श्रेया को देख अंकित उसे इग्नोर कर साइड से जाने लगता है तो श्रेया घुमाकर उसके पीठ में एक मुक्का मार देती है, जिससे अंकित अपने पीठ को पकड़ चिल्लाकर पीछे पेलता है और श्रेया को देख, यार यहाँ मैं टीचर हूँ, यहाँ तो पीटा तम कर कोई देखेगा तो। श्रेया अपने कमर पर हाथ रख, एक्स ने हमें कुछ देर पहले एक छोटा सा मैसेज किया था, क्या तूने वह देखा? अंकित श्रेया की बात पर जल्दी से अपना फोन निकाल मैसेज देखता है, जिसे देख वह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, ठीक है काम हो जाएगा, वह अभी क्लास में है, उसे क्लास से बाहर तो आने दो। हर्षद श्रेया के पीछे से आते हुए, ये काम तुझे करना होगा, मैं और श्रेया प्रिंसिपल और बाकी सब से बात कर लेंगे, बस तू सृष्टि को राजी करा लेना। वैसे भी इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सृष्टि वैसे भी इंडियन कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस। इतना कहकर हर्षद वहां से चला जाता है। हर्षद के जाने के बाद श्रेया भी जल्दी से हर्षद के पीछे जाती है। उन दोनों को जाते देख अंकित एक गहरी सांस छोड़ता है और वह भी वहां से चला जाता है। _ मनोरमा हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी रुकता है और वहां से प्राची बाहर निकलती है। प्राची इस वक्त वही नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वह हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है, तभी वहां पर टीना भी मिल जाती है। प्राची को देख टीना जल्दी से प्राची के पास आती है और प्राची के गले लगकर रोने लगती है। प्राची जिसकी आंखों में भी आंसू थी, वह किसी तरह टीना को संभाल उसे खुद से दूर करके, रोना बंद कर अंदर चल और अंदर जाकर प्लीज रोना मत, ठीक है ना? टीना अपनी सिर हाँ में हिलती है तो वह दोनों ही जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सभी प्राची को घूर घूर के देख रहे थे, पर प्राची या टीना दोनों में से किसी का भी इस पर ध्यान नहीं थी। वह दोनों भागते हुए एक वार्ड के अंदर जाती है जहां पर महेश जी चारों ओर मशीन से घिरे हुए लेटे हुए थे। उनके एक साइड में एक डॉक्टर और दूसरे साइड में एक नर्स थी। टीना महेश जी के पास जाकर उनके सीने पर सिर रखकर रोने लगती है। प्राची भी रोते हुए महेश जी के पास जाने लगती है, तभी कोई प्राची के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे प्राची खुद को संभाल नहीं पाती और फ्लोर पर गिर जाती है। ऐसा होते ही टीना भागते हुए प्राची के पास जाती है और प्राची को उठाते हुए गुस्से में सामने देख, मम्मी आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई दी पर हाथ उठाने की? राधिका जी जो गुस्से में आग की गोला बने हुए थे, वह गुस्से में टीना और प्राची को देख, तुम अभी भी इस लड़की का साथ दोगे? टीना, इस लड़की की वजह से आज हम लोग सड़क पर आ गए हैं। तुम्हारे पापा की यह हालत है, उनके ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। उनके हार्ट की सर्जरी करना बहुत जरूरी है, पर उनके लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। ये सब सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए हुआ है। राधिका जी की बात सुनकर प्राची गुस्से में राधिका जी के पास आकर, शुक्र मनाइए कि आप मेरी मम्मी हैं और उम्र में भी बड़ी है, नहीं तो आपने जो थप्पड़ मुझे मारा उसे 10 गुना ज्यादा जोरदार तमाचा आपके गाल में पड़ती। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाए, नहीं तो मैं टीना और पापा को बता दूंगी आपने मेरे साथ क्या किया। प्राची ने यह बात धीरे से कही थी, जिसे सिर्फ राधिका जी ही सुन पाए थे, जिसे सुन राधिका जी घबरा जाते हैं और टीना और महेश जी को देख पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। राधिका जी के जाते ही टीना प्राची के पास आकर, दी अपने मम्मी को ऐसा भी क्या कह दिया कि वह ऐसे चले गए? और मम्मी क्या कह रही थी, आपकी वजह से ये सब हुआ मतलब? प्राची अब राधिका जी की बातों को ध्यान से सोचती है और कंफ्यूज होकर टीना को देख, मुझे भी समझ नहीं आ रही है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर कुछ सोचते हुए अपने मन में, शायद वह 4 आदमी उन्होंने मेरा फायदा नहीं उठा पाया, इसलिए अपना डील भी गुप्ता कॉरपोरेशन को नहीं दिया, जिस वजह से ये सब हुआ है और इसीलिए शायद मम्मी मुझे ब्लेम कर रही है। प्राची रोते हुए महेश जी के पास आती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ को पकड़, आई एम सॉरी पापा, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। आई एम सॉरी, पर आप मुझे माफ़ मत करना, मैं माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ, मेरी वजह से आपकी यह कंडीशन हो गई, पर आप चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आपकी सर्जरी कराऊंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टीना प्राची के पास आकर प्राची के कंधे को पड़ती है और प्राची के बगल में बैठ जाती है तो प्राची टीना को साइड हक कर लेती है और दोनों महेश जी को देखने लगते हैं। _ शाम का वक्त, मनोरमा हॉस्पिटल। टीना अभी अपने होटल के लिए निकल गई थी और प्राची जो अपने अपार्टमेंट में जाकर तैयार होकर आ गई थी।
प्राची महेश जी के पास बैठकर उनको देखने लगती है। तभी महेश जी की उंगलियां हिलती है, जिसे देख प्राची जल्दी से चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और महेश जी को चेक करते हैं। महेश जी को होश आ गया था और वह काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। डॉक्टर महेश जी के मुंह से ऑक्सीजन मास्क को निकाल देता है और फिर महेश जी को कुछ दवा देकर प्राची से कुछ देर बात करके वार्ड से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद प्राची महेश जी को देखते हुए, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपने इतने सालों तक हमसे ये छुपाया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। एक तो आपने अपना सर्जरी नहीं कराया, ऊपर से हमसे यह बात भी छुपाया आपने। महेश जी उदास होकर, तुम्हारी नाराज होना जाहिर सी बात है, पर बेटी प्लीज अपने पापा की लास्ट विश को पूरा करो, तनिष्क से डाइवोर्स ले लो, वह तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। तुम्हें पता है ये सब किसने किया? ये सब कुछ उसने किया। उसके पास इतना पावर है कि वह हमारे कंपनी को रातों रात बैंक क्राफ्ट कर सकता है और यह सब उसने ही किया। महेश जी की बात सुनकर प्राची अपनी सिरना में हिलाते हुए, पापा आपको कोई गलतफहमी हुआ है, तनिष्क ऐसा क्यों करेगा? उसका हमारे कंपनी से क्या लेना देना? उसने नहीं किया। महेश जी प्राची को देख, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं उसके पास गया था उससे ये कहने की वह तुम्हें डाइवोर्स दे दे, पर वह माना नहीं। उल्टा उसने मुझे ये धमकी दिया कि अगर मैं फिर से उसे या तुम्हें डाइवोर्स के बारे में बात करूं तो वह हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा, और उसने यही किया क्योंकि मैंने उसके बात नहीं माना। मैंने कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स के बारे में बात करूंगा और बहुत जल्द तुम उसे डाइवोर्स दे दोगे। महेश जी की बात सुनकर प्राची की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह अपनी सिरना में हिलाते हुए, नहीं आपको कोई गलतफहमी हो रही है, तनिष्क ऐसा नहीं कर सकता, वह ऐसा क्यों करेगा? वह मुझे डाइवोर्स। इतना कहते कहते प्राची को तनिष्क की बातें याद आती है, जब वह कह रहा था वह उसे डाइवोर्स नहीं देगा। प्राची तनिष्क की बातों को सोच ही रही थी, तभी महेश जी फिर से कहते हैं, उसने ऐसा ही किया, और शनाया जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी, जिसे वह प्यार करता था, उस लड़की को भी उसने पूरे वर्ल्ड के सामने बेइज्जत किया, उसके इज्जत को सरेआम उछाल। मैं मानता हूँ उस लड़की ने बहुत गलत किया, पर इतना भी नहीं कि उस लड़की के साथ यह सब करे। वह लड़की जो भी हो मेरी बेटी की समान है, और तनिष्क ने गंदी गंदी वीडियो बनाकर उस लड़की को इतना इंसल्ट किया, अब तक तो शायद उस लड़की ने सुसाइड भी कर लिया होगा। प्राची जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह महेश जी को देखकर रूंधे गले से कहती है, आप लड़की मतलब शनाया की बात कर रहे हैं? शनाया के साथ तनिष्क जी ने क्या किया? महेश जी प्राची को देख, मैं तुम्हें नहीं कह सकता, मैंने जितना कहा, अगर तुमने अब भी नहीं समझे तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा क्या क्या हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा। महेश जी की बात सुनकर प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंचती है और उठकर जाने लगती है, तो महेश जी कहते हैं, प्राची ये तुम्हारी पापा की लास्ट विश है, तुम तनिष्क को डाइवोर्स दोगे? प्राची पीछे मुड़कर जल्दी से महेश जी के पास आकर उनके हाथ को पकड़, पापा प्लीज आप बार बार एक ही बात मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, आपका सर्जरी हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महेश जी हल्का मुस्कुराकर, सर्जरी से तो मैं ठीक हो जाऊंगा, पर जब तनिष्क को पता चलेगा मैंने तुम्हें डाइवोर्स के लिए कहा है तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तनिष्क एक मॉन्स्टर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अपने पापा की बात सुनकर प्राची अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रही थी तनिष्क ने ये सब किया है और वह उसके पापा को कुछ भी कर सकता है। प्राची के चेहरे को देख महेश जी समझ जाते हैं प्राची को अभी भी उनके बातों पर भरोसा नहीं हो रही है। महेश जी प्राची के हाथ पर अपना हाथ रख, बेटा मुझे पता है तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रही है, तुम खबर ले सकते हो हमारे कंपनी को बैंक क्राफ्ट किसने कराया और शनाया के साथ क्या क्या हुआ, इससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। महेश जी की बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती, बस महेश जी को सोने को कहकर वार्ड से बाहर आ जाती है। प्राची महेश जी के वार्ड के बाहर बेंच में बैठ जाती है और अपने फ़ोन निकाल गूगल में शनाया नाम सर्च करती है। शनाया नाम सर्च करते ही उसके सामने कल का सारा कुछ आ जाता है, जिसे देख प्राची की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह जल्दी से किसी को कॉल करती है और कहती है, जल्दी से यह पता लगाओ गुप्ता कॉरपोरेशन को बैंक क्राफ्ट किसने कराया, एक ही रात में ये कैसे हुआ। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है और वहीं पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। एक्स का क्या प्लान है? क्यों स्टीफन ने मास्टर को इंडिया आने से मना किया है? क्या एक्स मास्टर को इंडिया ला पाएगा? क्या महेश जी ने प्राची को जो कहा सब सच है? प्राची तनिष्क के बारे में ये सब सच जानकर क्या करेगी? क्या सच में तनिष्क महेश जी को मारना चाहता है? एपिसोड 62 शनाया की प्राची को टॉर्चर करना। अब आगे। प्राची अभी भी बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। प्राची थोड़ी हड़बड़ा जाती है और जब सामने देखती है तो सामने सौरभ खड़ा था। सौरभ को देख प्राची उठकर उसे हक कर लेती है। सौरभ भी प्राची को हक करके उसके सिर को सहलाते हुए, अंकल अब कैसा है? प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए सौरभ से अलग होकर, पापा अब ठीक है, अभी सो रहे हैं, पर बहुत जल्द उनकी हार्ट की सर्जरी करनी होगी, प्लीज तुम सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन को हॉस्पिटल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुलाओ।
सौरभ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, डोंट वरी मैंने कॉल कर दिया है, वह अभी कंट्री से बाहर है और थोड़ी बिजी है बट कल तक वह आ जाएंगे। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलती है तो सौरभ प्राची के गाल में हाथ रख, तुम ठीक तो हो ना। प्राची सौरभ को देख अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर, हाँ मैं ठीक हूँ, बस पापा को लेकर थोड़ी टेंशन में हूँ। प्राची के इतना कहते ही सौरभ के पीछे से आर्यन आते हुए बोला, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सौरभ पीछे पलट के देखता है और प्राची सामने देखती है तो आर्यन और रिद्धि आ रहे थे। उन दोनों के पास आकर रिद्धि सबसे पहले प्राची को हक करती है और फिर सौरभ को हक करती है। रिद्धि सौरभ को हक करके उससे दूर हो ही रही थी कि सौरभ फिर से उसे कस के हक कर लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मैंने न्यूज़ देखा, तेरी तो लॉटरी लग गई, जिसे चाहा वही मिल रहा है। सौरभ की बात सुनकर रिद्धि ब्लाश करने लगती है तो सौरभ उसे छोड़कर हंसते हुए अपने दिल पर हाथ रख, ओए होए जान निकल गई मेरी। सौरभ के ऐसा करने से प्राची हंसने लगती है, वही रिद्धि सौरभ के कंधे पर मार मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। आर्यन जो सौरभ और रिद्धि को बारी बारी से घूर रहा था, उसे रिद्धि और सौरभ का इतना क्लोज होना पसंद नहीं आता, पर वह कुछ कहता भी नहीं। वह तीनों वहीं खड़े होकर बात करने लगते हैं। तभी पीछे से नितिन मिश्रा, रिद्धब, सायशा आते हैं। रिद्धब उन सबके पास आकर प्राची को देख, अंकल की तबीयत अभी कैसा है, वह ठीक है ना। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलती है। तभी रिद्धब का नजर रिद्धि पर जाता है और फिर आर्यन पर भी। वह उन दोनों को घूरने लगता है तो रिद्धि आर्यन से थोड़ी दूर हो जाती है और अपनी आंखें छोटी करके, क्या हुआ भैया, आप ऐसे घूर क्यों रहे हैं। रिद्धब कुछ नहीं कहता और चुपचाप वार्ड के अंदर चला जाता है। बाकी सब भी एक एक करके अंदर चला जाता है। लास्ट में प्राची भी जाने लगती है तो रिद्धि प्राची की हाथ पकड़, यार प्राची अब क्या होगा, भैया को शायद आर्यन और मेरे बारे में पता चल गया, उनको तो आर्यन जरा भी पसंद नहीं है, वह कोई। प्राची रिद्धि को शांत करते हुए, कम डाउन, में संभाल लूंगी, और आर्यन अच्छा लड़का है तो मुझे नहीं लगता आर्यन के बारे में जानने के बाद रिद्धब गुस्सा कहेगा या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्राची की बात पर रिद्धि अपनी सिर हाँ में हिलती है और वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर भी रिद्धि आर्यन से थोड़ी दूर ही खड़ी होती है क्योंकि उसे अभी भी डर थी, पर आर्यन जो रिद्धि पर नजर रख रहा था उसे यह जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे रिद्धि का उससे दूर जाना पर वह कुछ भी नहीं कहता। सभी बारी बारी से महेश जी से मिलते हैं जो अभी सो गए थे। मिलकर सभी प्राची को बाय करके चले जाते हैं। रिद्धि भी रिद्धब के साथ चली जाती है पर आर्यन और सौरभ प्राची के पास ही रुक जाते हैं। वोट के सोफे पर वह तीनों बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी प्राची की फोन रिंग करती है तो प्राची कॉल रिसीव करती है और उधर से कुछ कहता है। प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर किसी तरह अपने आंखों से आंसू पहुंचकर ओके कह के कॉल कट कर देती है। आर्यन प्राची के चेहरे की एक्सप्रेशन को देख, क्या हुआ फैंगल, किसका कॉल था। प्राची अपनी सिर ना में हिलात है, कुछ नहीं, वह सिटी हॉस्पिटल से आई थी कॉल। सौरभ प्राची को देख, सिटी हॉस्पिटल से कॉल आई थी, क्यों। प्राची सौरभ को देख, वह आज हॉस्पिटल नहीं गई ना, इसलिए ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ, तुम लोग अगर रुके। आर्यन और सौरभ एक साथ उठकर, नहीं हम भी नहीं रुकेंगे, चल एक साथ चलते हैं। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलती है और फिर वह तीनों एक साथ वार्ड के बाहर निकल जाते हैं। अंडरस्को तनिष्क जो अभी अपने विला में अपने रूम में बैठा था और स्मोक कर रहा था, उसका पूरा रूम धुएं से भर चुका था। रूम का डोर खुलता है और सिद्धार्थ अंदर आकर तनिष्क को देखते हुए, तेरा ससुर हॉस्पिटल में है, तू उनको देखने नहीं जाएगा। ये सब तेरे कारण ही हुआ है, तूने गुप्ता कॉरपोरेशन को बैंकक्रफ्ट कर दिया। इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया और यह भी पता चला उनको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम था। शायद अब तक प्राची को सब कुछ सच पता चल गया कि तूने ही गुप्ता कॉरपोरेशन को बैंकक्रफ्ट किया है और वह शायद तुझे गलत समझ रही है। तनिष्क सिद्धार्थ को देखते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह मुझे गलत समझ रही है या सही, क्योंकि अब वह चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। सिद्धार्थ तनिष्क के सामने बैठते हुए, जो चीज़ प्यार से तुझे मिल सकता है उसके लिए तू जबरदस्ती का रास्ता क्यों चुन रहा है। अभी भी तू अपने और प्राची के बीच सब कुछ ठीक कर सकता है, तो तू ऐसा जबरदस्ती प्राची को अपने पास रखेगा तो प्राची तुझसे और नफरत करेगी। तनिष्क सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं देता और उठकर वहां से वॉशरूम की ओर चली जाती है, जिसे देख सिद्धार्थ अपना सिर ना में हिलता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अंडरस्को एक लड़की जो जंगल के पास एक खाली सुनसान जगह पर खड़ी थी, उसकी पूरी चेहरा कवर की हुई थी, वह चारों ओर देख रही थी। तभी उसके पास 3 आदमी आते हैं। वह लड़की उनको पैसे देती है और अपने फ़ोन में प्राची का फोटो दिखाते हुए, आज रात को ही इस लड़की को उठा लो और जो चाहे वो करो, बस ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए, कल तक न्यूज़ में इस लड़की की सबसे बुरी मौत मुझे देखना है।
उस लड़की की बात सुनकर वह आदमी अपना सिर हाँ में हिलते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह लड़की अपने चेहरे से स्कार्फ को हटाता है। ये शनाया थी, पर शनाया के चेहरे पर बहुत ज्यादा चोटों के निशान थे, जिससे उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रही थी। शनाया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर, तुम्हारे लिए प्राची, आज मेरी यह हश्र है। जिस शनाया अग्रवाल के बाहर निकलते ही फैन की झड़ी लग जाती थी, आज उसी शनाया अग्रवाल के पीछे उसके हेड्स पड़े हैं। मेरी सब कुछ छीन लिया तुमने, मेरी चेहरा, मेरी तनिष्क, सब। अब मैं तुमसे तुम्हारी प्राण छीनूंगी। इतना कहते हुए शनाया को कुछ याद आती है और वह अपने फ़ोन को निकाल किसी को कॉल करके, हेलो तुम लोग, एक कम करो, उसे उठा लो, पर उठाने के बाद मुझे कॉल करना और कहाँ ले जा रहे हो लोकेशन भी सेंड कर देना। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है और हंसते हुए वहां से थोड़ी दूर खड़े अपने घर में चली जाती है और कर स्टॉट कर वहां से निकल जाती है। अंडरस्को प्राची एक होटल के प्राइवेट रूम में बैठी थी और उसके सामने एक लड़का बैठा था। वह प्राची को एक स्माइल पास करते हुए, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं। प्राची उस फाइल को देखते हैं और फिर उस लड़के को देख अपने फ़ोन निकाल कुछ करती है, फिर उसे लड़के को देख, पेमेंट कर दी है मैंने, देख लो और थैंक यू। लड़का हल्का मुस्कुरा कर उठकर वहां से जाते हुए, इसमें थैंक यू वाले क्या बात है मैडम, हमारी कम ही यही है। इतना कहकर वह लड़का रूम से बाहर चला जाता है। उस लड़के के जाते ही प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, क्यों किया तुमने तनिष्क ये सब? मेरे अंदर तुम्हारे लिए जितना एहसास था ना, तुमने आज सबको अपने हाथों से दबाकर मार दिया। अब तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर रहूंगी, बहुत हुआ अब, और नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, जिसकी वजह से मेरे पापा की। इतना कहते कहते प्राची को महेश जी की कहानी हुई बात याद आती है कि तनिष्क उनको मार देगा, जिसे याद करके प्राची जल्दी सोफे से उठती है और भागते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची भागते हुए होटल से बाहर अपने कार के पास आती है और कार का डोर ओपन करती है, पर वह चौंक जाती है कि उसके कार में पहले से 3 आदमी बैठे हुए हैं। प्राची अपनी आंखें छोटी करके, आप लोग कौन हैं और मेरे कार में क्या कर रहे हैं? प्राची की बात सुनकर वह तीनों आदमी हंसने लगते हैं तो प्राची को कुछ गड़बड़ लगती है और वह कार से दूर जाने लगती है, पर तब तक 2 आदमी बाहर आकर प्राची को जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं और उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर देती है, जिससे प्राची कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। प्राची के बेहोश होते ही वह तीनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं और फिर प्राची को देख कार ड्राइव करते हुए ये आदमी कहता है, मैडम को कॉल करके बता दे हम लोकेशन में आ रहे हैं, वह भी पहुंच जाए। उस आदमी की बात सुनकर पीछे से एक आदमी अपना सिर हाँ में हिलाता है और अपना फ़ोन निकाल शनाया को कॉल करके बता देता है। अंडरस्को मनीषा और सनी सड़क पर पैदल चल रहे थे। सनी मनीषा का हाथ पकड़ उसे रोकता है और एक पैर के सहारे खड़ा कर उसके सामने खड़ा होकर दोनों साइड अपना हाथ रख देता है और अपना सिर ना में हिलाते हुए, यार कब से तू मुझे ऐसे पैदल चलाया जा रही है, पैर दुखने लगे हैं मेरे, कुछ देर रुक जा। मनीषा सनी को धक्का देती है तो सनी उसके साइड में आकर पैर के सहारे खड़ा हो जाता है और मनीषा का हाथ पकड़, डोंट वरी निशा, सब ठीक हो जाएगा, आंटी को कुछ नहीं होगी। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए सनी को देख, पता है मुझे, मम्मी को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, पर यह सिर्फ सर्जरी के पैसे हैं, सर्जरी के बाद भी बहुत सारे खर्चे हैं, मैं वह सब कैसे? मनीषा की बात सुनकर सनी की आंखें हैरानी से बाहर आने के हो जाती है और वह मनीषा को कंधे से पकड़ अपनी तरफ पलटा के, निशा 1 मिलियन, इतने सारे पैसे तूने कहाँ से अरेंज किया? सनी की बात सुनकर मनीषा घबरा जाती है, पर फिर कुछ सोचते हुए, अरे मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ ना, और मम्मी भी एक घर में काम करती थी तो वहाँ से मैंने मैनेज किया है, तू ये सब क्यों पूछ रहा है यार? तुझे क्या लगता है पैसे मुझे कहाँ से मिला होगा? मनीषा की बात सुनकर सनी कुछ नहीं कहता और मनीषा को हक करके उसके बालों में किस करके कहता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था यार, तू ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? सनी की बात सुनकर मनीषा मुस्कुरा देती है और सनी को हक करके, मैं गुस्सा करती हूँ क्योंकि तू और प्रवीण ही तो है जो मुझे समझता है, मेरे गुस्सा होने पर मुझे मानता है, तो मैं तुम दोनों के आगे गुस्सा नहीं करूँगी तो किसके आगे गुस्सा करूँगी? मनीषा की बात सुनकर सनी मनीषा से अलग होता है और मनीषा के नाक को पकड़ खींचते हुए, हम तुझे क्यों ना मनाए, तू मेरे और प्रवीण के लिए अनमोल है, बेइज्जती है हमारी, और अगर हमारी बेइज्जती हमसे रूठ जाए तो हमारी तो खाना ही हजम नहीं होता और ना नींद आता है ना चैन आता है। सनी की बात सुनकर मनीषा हंसने लगती है और फिर से वो दोनों सड़क पर सीधे चलने लगते हैं। वही यह सब दूर खड़ा सौरभ अपने कार में बैठकर देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसे लग रहा था सनी ही मनीषा का बॉयफ्रेंड है। सौरभ अपने फ़ोन को निकाल किसी को कॉल करता है और कहता है, लता आंटी की बेटी को कहो कि उनकी जब उनको फिर से मिल गई है और वह अभी के अभी मल्हार हाउस आए। इतना कहकर सौरभ कॉल कट कर देता है और एक नज़र जाते हुए मनीषा और सनी को देख वहां से फुल स्पीड में अपने कार को अपने घर की ओर ले जाता है।
वही चलते चलते सनी और मनीषा के घर के सामने पहुंच जाती है और सनी मनीषा को बाय कहकर वहां से चला जाता है। सनी के जाने के बाद मनीषा भी अपने घर की ओर जाते हुए अपने मन में सोचती है, पैसे तो मेरे पास है, अब कल ही हॉस्पिटल जाकर मम्मी की सर्जरी के लिए पैसे दे दूंगी। इतना कहते हुए मनीषा घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी फोन रिंग करती है। अपने फोन में अननोन नंबर को देख मनीषा को कुछ समझ नहीं आती और वह कॉल रिसीव करती है तो उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन मनीषा थोड़ी कंफ्यूज तो होती है, पर वह अपनी सिर हाँ में हिलाकर, ठीक है मैं आ रही हूँ आधे घंटे में, इतना कहकर मनीषा जाने लगती है। तो मनीषा का भाई आ जाता है और मनीषा को देख, दी आप तो अभी आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। मनीषा पीछे पलट अपने भाई को देखते हुए, मुझे कम है, तू एक काम करना, खाना खाकर सो जाना, शायद मुझे आने में लेट हो, मेरे लिए वेट मत करना। इतना कहकर मनीषा जाने लगती है तो उसकी भाई उसे रोकते हुए, दी क्या कल आप मुझे मम्मी से मिलने ले जाओगे? मैंने आज स्कूल में छुट्टी ले ली है, कल के लिए प्लीज मुझे मम्मी से मिलना है। मनीषा रोककर पीछे पलट हल्का मुस्कुरा कर, हाँ कल मम्मी की सर्जरी है तो कल मैं तुम्हें ले जाऊंगी, अब खाना खाकर सो जाओ, गुड नाइट बाय। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर निकल जाती है। अंडस्को एक अंधेरे कमरे में प्राची एक चेयर पर बैठी थी। उसकी हाथ पीछे मोड़ के बांधा हुआ था और उसके पैर भी बंधे हुए थे, साथ में उसकी कमर पर भी रस्सी थी जो चेयर से बंधे हुए थे। प्राची बस अपने गर्दन ही दिला पा रही थी। प्राची अपनी सिर झटकते हुए आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है, उसे सब कुछ धुंधली धुंधली दिख रही थी। कुछ ही देर में प्राची को सब कुछ साफ साफ दिखने लगती है और उसे जब एहसास होती है उसे बंद कर रखा गया है, वह छटपटाने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर वह खुद को छुड़ा नहीं पाती। प्राची खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उस अंधेरे रूम में रोशनी छा जाती है जिससे प्राची की आंखें अचानक से बंद हो जाती है। उसकी आंखों में रोशनी पड़ रही थी जिस वजह से वह आंखें खोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद प्राची की आंखें कुछ नॉर्मल होती है और वह आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है तो उसे अपने सामने वही 3 आदमी दिखते हैं जिनको उसने अपने कार में देखी थी। इनको देख प्राची कुछ कहती कि इतने में वहां पर शनाया आ जाती है जिसने खुद को कवर करके रखी थी, जिस वजह से प्राची उसे पहचान नहीं पाती, पर वह इतना समझ जाती है ये कोई लड़की है और उसे यहाँ इसने ही लाया है। प्राची उस लड़की को देखते हुए, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? शनाया जिसके हाथ में एक नाइफ थी वह प्राची के पास आती है और उस नाइफ के नोक को प्राची के पेट से लेकर गाल में घुमाते हुए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, उससे पहले मैं तुम्हारी इस प्यारी से चेहरे को खराब करना चाहती हूँ, इसी चेहरे के दम पर न तुम हर एक मर्द के दिल में अपना जगह बनाते हो। प्राची उस नाइफ को अपने चेहरे पर घूमते देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? का क्या बिगाड़ा है मैं तुम्हारी? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। प्राची की बात पर शनाया जोर जोर से हंसने लगती है और अपने चेहरे से स्कार्फ को हटाकर दूर फेंक देती है। शनाया के चेहरे को देख प्राची उसे पहचान नहीं पाती और वह उसके डरावने चेहरे को देख डर के मारे चिल्लाने लगती है और अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। प्राची को ऐसे देख शनाया जोर जोर से हंसते हुए, डर लग रही है मेरे चेहरे को देखकर? इस चेहरे की यह हालत तुम्हारी वजह से हुआ है। तनिष्क ने मेरे चेहरे को खराब कर दिया, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी जिंदगी में नर्क से भी बेहतर बना दूंगी, तुम्हारी चेहरा भी कुछ देर बाद मेरे चेहरे की तरह ही हो जाएगी। शनाया की बात सुनकर प्राची की रूह तक कांप उठती है और वह अपनी आंखें खोल शनाया को देख डरते हुए पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी यह हालत तनिष्क ने किया है मतलब? शनाया गुस्से में दांत पीसते हुए, मैं यहाँ पर तुम्हें मतलब समझाने नहीं आई हूँ। शनाया उन 3 आदमियों को देख, मैंने जो कहा था वह सब यहाँ पर ले आओ और तुम लोगों के लिए बाहर मैंने कुछ इंतजाम किया है, पार्टी करो, उसके बाद जब मैं कहूँ तो इसके साथ आके मौज करना। शनाया की बात सुनकर वह तीनों अपना सिर हाँ में हिलते हैं और रूम से बाहर जाते हैं। प्राची शनाया की बात सुनकर बहुत ज्यादा ही डर गई थी। वह लगातार खुद को चुराने की कोशिश कर रही थी पर वह छूट नहीं पा रही थी। प्राची की आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। वह तीनों आदमी कुछ देर बाद कुछ चीज ले आते हैं और प्राची के सामने रखकर चले जाते हैं। प्राची उन चीजों को देखती है, एक बड़ा टब था और उसमें बहुत ही ज्यादा गंदी पानी थी जिससे बहुत बदबू भी फैल रही थी, जिसे प्राची को उल्टी सी फील हो रही थी। उसके पास ही चाबुक थी और तीसरी एक बोल जिसमें कीड़े ही कीड़े थे, जिसे देख प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। प्राची को ऐसे देख शनाया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? देखो देखो अब यही तुम्हारी काम आएगी, ये देखो यह है चाबुक, इससे मैं तुम्हें मारूंगी, अपनी सारी गुस्सा निकलूंगी, उसके बाद यह पानी, इससे मैं तुम्हारी मुंह साफ करूंगी ताकि नाइफ चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये जो बाउल में कीड़े हैं ना ये तुम्हें खाने पड़ेंगे। उसके बाद जो लोग हैं तीनों वह तुम्हारे साथ मजे करेंगे, फिर मैं तुम्हारी शक्ल बिगड़ूंगी और फिर तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसी लगी मेरी प्लान?
प्राची अपनी सिर नामे हिलाते हुए, शनाया तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्राची की बात सुनकर शनाया जोर जोर से हंसती लगती है और उस चाबुक को उठाकर प्राची को मारने लगती है, जिससे प्राची की चीख उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिसे सुन शनाया और जोर जोर से हंस रही थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर चाबुक से प्राची के ऊपर वार कर रही थी। 15 मिनट बाद शनाया चाबुक को फ्लोर पर फेंकती है और कुर्सी पर बैठकर प्राची को देखने लगती है, जिसकी चेहरा पूरी लाल हो गई थी। प्राची के ड्रेस जो यहाँ वहाँ से फौट चुके थे, जहाँ से उसके जख्म दिख रहे थे। प्राची जो बस अपनी आंखें खुली रख के शनाया को देख रही थी, वह बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। उसके पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी, वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। प्राची की हालत देख शनाया प्राची के पास आके सारी रस्सी को खोलने लगती है और कहती है, अब तुम्हारे फेस को वॉश कराने की टाइम है, कितने अच्छे पानी है ना इसे, अब तुम फेस को वॉश करोगे। इतना कहकर शनाया प्राची के हाथों से रस्सी को खोलकर प्राची को चेयर से पूछ कर देता है, जिससे प्राची फ्लोर पर गिर जाती है और फिर किसी तरह उठकर बैठती है और शनाया को देखती है तो शनाया प्राची की गर्दन को पकड़ उसके चेहरे को उस टब में डाल देती है। प्राची छटफटाने लगती है, अपने हाथ पैर चलाने लगती है। प्राची को ऐसे तड़पते देख शनाया को बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। 3 मिनट बाद प्राची के चेहरे को ऊपर करतू है तो प्राची गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। प्राची सांसें ले ही रही थी कि कुछ देर बाद शनाया फिर से प्राची के चेहरे को टब में डाल देती है, जिससे प्राची फिर से छटपटाना लगती है। ऐसे ही 3-4 बार करने के बाद शनाया प्राची को छोड़ देता है। प्राची निथाल होकर फ्लोर पर गिर जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। प्राची को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्राण अभी निकल जाएगी। शनाया उस बाउल को प्राची के पास ले आकर, प्राची डार्लिंग कितने मेहनत की हो तुमने, भूख लगी होगी ना, उठो उठो अभी तुम्हें खाना भी खाना है, उठो। शनाया इतना कह ही रही थी तभी अचानक रूम का डोर ओपन होता है, जिससे शनाया चौंक कर सामने देखती है, जहां पर वही 3 आदमी थे। उनको देख शनाया गुस्से में, तुम तीनों अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं तुम तीनों को बुलाऊंगी तब आओगे। शनाया की बात सुनकर वह आदमी कुछ नहीं कहते, तभी उनके पीछे से तनिष्क बाहर आता है। तनिष्क को देख शनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह वहीं पर उस बाउल को छोड़कर तनिष्क के पास दौड़कर आती है और तनिष्क को हग करके, तनिष्क तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम जरूर मेरे पास आओगे, तुम्हें सब कुछ ठीक करना है ना, मुझसे शादी करना है ना, देखो हमारे बीच ये प्राची आ रही थी ना, इसे मैं अच्छे से सबक। शनाया के और कुछ कहने से पहले तनिष्क शनाया को खुद से दूर कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। तनिष्क के ऐसा करने से शनाया खुद को संभाल नहीं पाती और फ्लोर पर गिर जाती है। तनिष्क भागते हुए प्राची के पास जाता है और उसे अपने जैकेट पहना देता है, फिर प्राची को अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। प्राची अब तक बेहोश हो चुकी थी। तनिष्क को ऐसे प्राची को लेकर जाते देखा शनाया का सहारा गुस्से से लाल हो जाती है और वह तनिष्क के पीछे चिल्लाते हुए जाने लगती है। तभी इस आदमियों में से एक आदमी उसे पकड़ लेता है। उनके ऐसे पकड़ने से शनाया गुस्से में उनका घूरती है, पर उसे उनके आंखों में हवस दिखती है, जिसे देख वह डर जाती है। शनाया खुद को उनसे चुराते हुए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को ये सब उस प्राची के साथ करना था, मेरे साथ नहीं। मैंने तुम लोगों को वह दवाएं इसलिए दिया था ताकि तुम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओ। मैं तुम लोगों के लिए कोई और लड़की ढूंढ कर लाती हूँ, मुझे जाने दो। शनाया की बातों को आन सुना कर वह लोग शनाया को पकड़ उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। शनाया का चीख उस पूरे रूम में गूंज रही थी। शनाया ने उन तीनों को ड्रग्स दिया था ताकि वह तीनों प्राची को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर पाए और अब उसकी चला उसी पर ही उल्टी पड़ गई थी। एपिसोड 63 महेश जी की मौत और डाइवोर्स पेपर। अब आगे आर्यन का विला। आर्यन अपने कमरे के बालकनी में बैठा कुछ गहरी सोच में था, तभी पीछे से उसके मैनेजर का आवाज आता है, सर अब धीरे धीरे प्राची मैडम और आपके स्कैंडल को सभी भूल जाएंगे और जब ये सब खत्म हो जाएगा तभी आप रिद्धि मैम को सारा सच बता देना। आर्यन गर्दन घुमा के अपने मैनेजर को देख, मैं उस लड़की को और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, आज ही मैं उस लड़की को सब सच बता दूंगा कि यह सब मैं बस प्राची को बचाने के लिए किया। मैनेजर अपना सिर नामे हिलाते हुए, नहीं सर प्लीज अभी आप ऐसा मत करना, अभी आपके और रिद्धि मैम की जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं, अगर आप लोगों की बात छोड़ भी दे तो भी अगर आप अभी रिद्धि मैम से यह कहेंगे कि यह सब नाटक था और किसी कारण अगर उन्होंने आपकी फेक गर्लफ्रेंड बनने से माना कर दिया तो पब्लिक फिर से प्राची मैम के ऊपर बौखला जाएंगे। आर्यन अपना सिर पकड़, पर मुझे अपने रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं चाहिए, तुम्हें अच्छे से पता है मैं अपने रियल लाइफ में ना एक्टिंग करता हूँ और ना पसंद करता हूँ, तो मैं उस लड़की के साथ प्यार करने का एक्टिंग कब तक करूँगा? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैनेजर कुछ सोचते हुए, अभी तो हर जगह कोई ना कोई आप लोगों को फॉलो कर ही रहे हैं, इसलिए आपको रिद्धि मैम के साथ एक हैप्पी कपल बनने का एक्टिंग करना ही होगा। प्लीज सर ऐसा न करने से आपको और कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आर्यन अपना सिर हाँ में हिलता है तो मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है,
आप ये रिलेशन किसी तरह कुछ सालों तक ले जाए, कुछ सालों बाद सबके दिमाग से आपके और प्राची मैम की स्कैंडल बिल्कुल निकल जाएगा। उसके बाद आप उस लड़की से कुछ करके ब्रेकअप कर लेना, पर उसे सच नहीं बताना, क्योंकि अगर उसे सच पता चलेगी तो शायद वह मीडिया में जाकर सबको सच बता दे कि अब तक आपने उसके साथ एक्टिंग किया ये सब। तो आर्यन गुस्से में चेयर से उठकर अपने मैनेजर को देखते हुए, आर यू मैड? मैं उस लड़की के साथ कुछ सालों तक नकली रिलेशन में रहूंगा, 1 साल में ही यह मुझे पागल बना देगा। मैनेजर थोड़ा पीछे जाकर, सर यह जरूरी है, अगर आप ना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह बाहर आने से आपकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं होगा, पर सभी प्राची मैम हमको गलत समझेंगे। मैनेजर की बात सुनकर आर्यन कुछ नहीं कहता। वह गुस्से में वॉल पर 3-4 मुक्का मारता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है, जिसे देख मैनेजर घबरा जाता है और जल्दी से फर्स्ट एड लाकर आर्यन का फर्स्ट एड करने लगता है और कहता है, आप घबराएं मत, आप बस सालों तक किसी न किसी बहाने रिद्धि मैम से दूर रहिए। मैं आपका शेड्यूल बिजी कर दूंगा ताकि आप ज्यादातर शूटिंग में रहे और कंट्री से बाहर रहे, जिससे आप रिद्धि मैम से ज्यादा मिल नहीं पाएंगे। इससे ना आप पागल होंगे और ना रिद्धि मैम को ये शक होगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि आप बिजी है। आर्यन अपना सिर हाँ में हिलता है तो मैनेजर भी एक राहत की सांस लेता है। अंडरस्को मल्हार हाउस। मनीषा अंदर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसके पास वही मेड आती है और मनीषा को देख कुछ कहती कि उतने में मनीषा कहती है, मैम मुझे समझ नहीं आ रही है, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया गया? मतलब जॉब मिली है तो मैं कल सुबह से आऊंगी ना? मेड अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ मनीषा, पर मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमको सर ने बुलाया है, तुम उनके रूम में जाकर उनसे मिल लो, वह शायद तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेड की इस बात को सुनकर मनीषा घबराने लगती है। मनीषा को घबराते देख वह मेड मनीषा के कंधे पर हाथ रख, मनीषा डरो मत, सर बुरे इंसान नहीं है, शायद वह तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे या फिर कोई और काम देंगे, वह बहुत अच्छे हैं। हाँ थोड़ा गुस्सा होते हैं, तुम रहते रहते उनको पहचान जाओगे, अब जाओ मिल लो। मनीषा जबरदस्ती स्माइल करती है और उस मैन को थैंक यू कहकर सौरभ की रूम की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद मनीषा सौरभ के रूम के बाहर खड़ी थी। मनीषा एक गहरी सांस लेकर डोर को नॉक करती है तो अंदर से सौरभ का आवाज आता है, कमिंग। मनीषा एक गहरी सांस छोड़कर डोर ओपन करके रूम के अंदर चली जाती है। अंदर सौरभ जो बाथरोब पहनकर बैठा था, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह मनीषा का ही इंतजार कर रहा हो। सौरभ अपने हाथ के इशारे से मनीषा को अपने सामने बैठने को कहता है तो मनीषा डरते हुए जाकर सौरभ के सामने वाले सोफे बैठ जाती है और सौरभ को देखने लगती है। सौरभ मनीषा के सामने पेपर करते हुए, यह एग्रीमेंट पेपर है, इस पर साइन कर दो। मनीषा उस पेपर को देखती है पर उसे उस पेपर में कुछ खास समझ नहीं आती, तो वह सौरभ को देख, ये किसकी पेपर है, कैसी एग्रीमेंट? सौरभ सोफे से उठकर मनीषा के पास आकर उसके ऊपर झुकते हुए, तुम अभी से मेरे पर्सनल मेड हो, इसी का एग्रीमेंट, तुम मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करोगे, मैं जो कहूँगा वह करोगे, कभी भी मुझे ना नहीं करोगे, उसी का एग्रीमेंट है ये। सौरभ की बात सुनकर मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है और पेपर पर साइन कर देती है। फिर वह पेपर सौरभ को देते हुए सोफे से उसने लगती है तो सौरभ मनीषा का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच देता है। सौरभ के ऐसा करने से मनीषा चौंक जाती है और हैरानी से सौरभ को देखने लगती है तो सौरभ मनीषा की कमर पर अपनी पकड़ ढीला करके, अभी से तुम मेरे पर्सनल मेड हो तो तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा, तो अभी तुम मुझे सेड्यूस करो। सौरभ की बात सुनकर मनीषा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह सौरभ के गोद से उठकर उसे देखते हुए, आप ये कैसी बातें कर रही है, ऐसी कम क्यों करूंगी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सौरभ सोफे से उठकर मनीषा के करीब जाते हुए, बेबी तुमने कुछ देर पहले खुद एग्रीमेंट पेपर पर साइन किया है, मेरे पर्सनल मेड जो मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो तुम मना नहीं कर सकते, डोंट टी वरी, इसके बदले तुम्हें डबल पेमेंट मिलेगा। इतना कहकर सौरभ आगे आकर मनीषा को बेड पर पुश कर देता है, जिससे मनीषा बेड पर गिर जाती है और सौरभ उसके ऊपर जाकर उसके दुपट्टे को लेकर दूर फेंक उसके नेक और कॉलरबोन पर बेरहमी से बाइट करने लगता है। ऐसा लग रहा था सौरभ अपना गुस्सा उतारा रहा हो, जिससे मनीषा को बहुत दर्द हो रही थी। मनीषा जो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, वह जल्दी से सौरभ को खुद से दूर करती है और सौरभ के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। मनीष कैसे करते हैं? सौरभ हैरानी और गुस्से की मिले जुले भाव से मनीषा को देखा है और उसका हाथ अपने आप ही अपने गाल में चला जाता है। मनीषा भी सौरभ के एक्सप्रेशन को देख डरने लगती है, क्योंकि वह सौरभ को थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, पर सौरभ की हरकतों से उसकी हाथ अपने आप ही उठ गई थी। सौरभ मनीषा के बाजू को पकड़ उसे खुद के करीब कर दांत पीसते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मनीषा जो डर रही थी वह बाहर से हिम्मत दिखाते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी गंदी ऑर्डर देने की? मैं आपकी मेड हूँ, रखेल नहीं, और अगर आपके पर्सनल मेड होने से मुझे आपकी रखेल बनी पड़ेगी तो मैं ये काम नहीं करूँगी, नहीं बनना मुझे आपकी मेड, मैं छोड़ रही हूँ ये जॉब। इतना कहकर मनीषा जाने लगती है तो सौरभ खुद को बेड पर एडजस्ट करके बैठते हुए मनीषा को देख,
तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, अगर तुम एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 5 मिलियन देना पड़ेगा, तुम मुझे 5 मिलियन दो और फिर यहाँ से चले जाओ। सौरभ की बात सुनकर मनीषा रुक जाती है और पीछे पलट सौरभ को देखते हुए, आप जो चाहे वह कर लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप मुझे जेल में देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपकी रखेल कभी नहीं बनूंगी। सौरभ एक गहरी सांस छोड़कर, ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, वह तुम्हें ले जाएगा, उसके बाद तुम्हारे मम्मी का ऑपरेशन, उसके बाद के खर्चे, तुम्हारे भाई का पढ़ाई, खाना पीना, उन सब के बारे में तुम्हें सोने की कोई जरूरत नहीं है, वह लोग वैसे ही मर जाएंगे। सौरभ की बात सुनकर मनीषा को समझ नहीं आती वह क्या करे। वह गुस्से में सौरभ के पास आकर उसका बाथरोब के कॉलर पकड़ लेती है और रोते हुए, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो प्राची मैम को भी कुछ नहीं कहा आपके बारे में, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? आप तो एक डॉक्टर हैं ना, और एक डॉक्टर होकर किसी के मरने की बात कर रहे हैं। आपकी काम तो लोगों को बचाना होता है। सौरभ अपने बाथरोब से मनीषा का हाथ हटाकर उसे कमर से पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है और मनीषा के बालों को एक साइड में करके उसकी गर्दन पर वाइट करता है, जिससे मनीषा की हल्की चीख निकल जाती है और वह सौरभ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सौरभ भी मनीषा को छोड़ देता है और बेड पर लेटकर मनीषा को देखते हुए, अगर तुम मेरे हर एक बात मानोगी तो तुम्हारे मम्मी की सारी खर्च, तुम्हारी भाई की पढ़ाई का खर्च सब मैं उठाऊंगा, और ना माने तो तुम्हारे जेल जाने के बाद वह सब भूखे प्यासे मरेंगे। तुम क्या चाहते हो? सौरभ की बात सुनकर मनीषा अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देख सौरभ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है और वह मनीषा का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच के, तुमने डिसाइड कर लिया है तुम्हें क्या करना है, तू मुझे सेड्यूस करो। सौरभ की बात सुनकर मनीषा अपनी आंखें बंद कर लेती है और सौरभ के नेक और चेस्ट पर अपनी हाथ घुमाते हुए किस करने लगती है। मनीषा के ऐसा करने से सौरभ की आंखें बंद हो जाता है और वह मनीषा को कमर से पकड़ झट से पलट देता है और उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में उलझाकर, तुम्हें सेड्यूस भी करना नहीं आती अच्छे से, बॉयफ्रेंड से क्या सीखा है तुमने, डोंट वरी मैं सिखा दूंगा। इतना कहकर सौरभ मनीषा के होठों को पैशनेटली किस करने लगता है, पर मनीषा कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, जिसे सौरभ को गुस्सा आता है। वह मनीषा के लोअर लिप पर बाइट करके उसे छोड़ना है और उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ऐसे कठपुतली की तरह लेते मत रहो। इतना कहकर वह फिर से मनीषा को किस करने लगता है, तो इस बार मनीषा भी उसका साथ देती है, जिससे सौरभ और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। कुछ ही देर में रूम के इधर उधर मनीषा के कपड़े बिखरे हुए थे और उसे पूरे रूम में मनीषा और सौरभ की आवाज गूंज रही थी। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। 3 दिन बाद सिटी हॉस्पिटल। प्राची 3 दिन से बेहोश थी, उसे धीरे धीरे होश आने लगती है। प्राची बेड के सहारे बैठ जाती है, उसे अपने पूरे बॉडी में हल्का हल्का सा पेन महसूस होती है। वह चारों तरफ देखती है तो उसके चारों तरफ टीना, मिश्का, रिधप, सायशा, शौर्य, रिद्धि, प्रिया, नितिन खड़ा था। उन सभी को देखकर प्राची फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसे उसी दिन का टॉर्चर याद आती है, जिसे याद करके प्राची की आंखों में एक बार फिर डर उतर आती है और वह आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है तो अभी वह हॉस्पिटल में थी। वही प्राची को होश में देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल थी। टीना प्राची को कस के हक कर लेती है और रोने लगती है, वह बहुत ज्यादा रो रही थी। टीना को ऐसे रोते देख प्राची उसके पीठ को सहलाकर उसे शांत करते हुए, रो क्यों रही है? मैं ठीक हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, प्लीज रोना बंद कर, तुझे पता है ना तेरी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं है, मत रोना, मैं ठीक हो गई हूँ। प्राची की बात सुनकर टीना और ज्यादा रोने लगती है, जिसे देख प्राची सबको देखती है तो सभी अपनी सिर झुका के खड़े थे और सभी की आंखें नम थी। प्राची को कुछ समझ नहीं आ रही थी। प्राची टीना को शांत करते हुए कंफ्यूज होकर सबको देख, क्या हुआ, तुम सब ऐसे रो क्यों रहे हो? मैं मर थोड़ी गई, मैं तो जिंदा हूँ। शौर्य प्राची के पास आकर दूसरे साइड बैठकर, वो प्राची वह अंकल। शौर्य की बात को काटते हुए प्राची बोली, पापा, पापा कैसे हैं? मैं शायद बहुत टाइम से बेहोश हूं ना। सौरभ ने जिस डॉक्टर को बुलाया था वो डॉक्टर आया क्या? सर्जरी हुआ या फिर अभी भी होना बाकी है? मिश्का प्राची के पैरों के पास बैठते हुए, प्राची पहले तू सुन, तू पिछले 3 दिनों से बेहोश है। प्राची टीना को खुद से दूर करती है। टीना भी अपनी आंखों से आंसू पहुंच खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। प्राची सबको देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, मुझे लग ही रही थी मैं बहुत लॉन्ग टाइम से बेहोश हूं, पर 3 दिन यह मुझे नहीं लगी। फिर सबको देखते हुए, इसका मतलब तो पापा की सर्जरी हो गई है ना? वह ठीक? टीना रोते हुए, ठीक नहीं है दी, पापा पापा नहीं है हमारे बीच डॉक्टर के आने से पहले ही। प्राची चिल्लाकर, चुप कर, पागल हो गई है क्या, सब बक रही है। पापा को कुछ क्यों होगा? पापा की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, सर्जरी अगर ना भी करे तो भी 1-2 महीने तक पापा को कुछ नहीं होता, तो अचानक 3 दिन में ऐसा भी क्या हो गया कि डॉक्टर के आने से पहले ही तुम लोग झूठ कह रहे हो? मुझे देखना है पापा को।
इतना कहते हुए प्राची जल्दी से बेड से उतरने की कोशिश करती है तो सभी प्राची को जबरदस्ती बेड पर ही रोकते हैं। रिद्धि रोते हुए कहती है, प्राची पागल मत बन, यही सच है अंकल, आप हमारे बीच नहीं है। रिद्धि प्राची के पास आकर उसके गाल पर हाथ रख, प्राची अंकल नहीं है तो क्या हुआ, तेरे और टीना के लिए हमेशा हम हैं, प्लीज तू शांत हो जा। प्राची उन सब को देखते हुए शांत हो जाती है और कहती है, मुझे लास्ट बार के लिए पापा को देखना है। टीना अपनी सिर झुका के, सॉरी दी, पापा की अंतिम संस्कार कर दी गई है। प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्राची रो नहीं रही थी जिसे देख सभी को बहुत अजीब लग रहा था। शौर्य प्राची के कंधे को पकड़ उसे अपनी तरफ करके, प्राची तुझे दुख हो रही है ना, दर्द हो रही है ना, तू रो क्यों नहीं रही है। प्राची शौर्य को देखते हैं और फिर से कहती, मुझे पापा की अस्थि को देखना है। प्राची की बात सुनकर नितिन प्राची के पास आकर उसके गालों को पकड़, प्राची प्लीज तू रो ले, इतनी बड़ी खबर मिली है तुझे और तू रो नहीं रही है, ऐसे पत्थर मत बनी रह। सभी बात कर रहे थे, वही टीना कुछ सोच रही थी। फिर प्राची को देख, दी को रुलाना पड़ेगा, दी शौक में चले गए हैं इसलिए वह रो नहीं रहे हैं, पर दी को रोना पड़ेगा, अगर दी नहीं रोई तो मैं अपने दी को भी खो दूंगी और मैं अपने दी को नहीं खोज सकती। दी प्लीज रोइए ना आप, क्या आप अपने बहन को अकेले छोड़ना चाहते हैं प्लीज। प्राची टीना की बात की कोई भी जवाब नहीं देती, बस अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। प्राची को ऐसे देख सभी टेंशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्राची लेटे हुए अपने मन में कुछ सोच रही थी, तभी उसे महेश जी की हर एक बात याद आती है। प्राची अपनी आंखें खोलती है और सबको देखते हुए, पापा की मौत कैसे हुई। सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर टीना कहती है, दी आप चलिए पापा के सामने, वहीं पर मैं आपको तब बताऊंगी, आपको पापा का अस्थि देखना है ना, चलिए मैं दिखाती हूँ। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलती है। फिर वह सब प्राची को लेकर हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। अंडस्को 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 सभी गुप्ता हाउस थे जहां पर प्राची के पापा के एक बड़े से फोटो थी जिसके सामने राधिका जी बैठे थे और रो रहे थे। प्राची के वहां आते ही राधिका जी गुस्से में बौखलाते हुए प्राची के ओर बढ़ती है, पर वह प्राची के पास आती है उससे पहले टीना उनके सामने आ जाती है और उनको रोकते हुए, मम्मा प्लीज आप यहाँ पर तमाशा मत करो, बहुत हुआ। टीना की बात सुनकर भी राधिका जी नहीं रुकते, वो टीना को साइड में धक्का दे देते हैं और प्राची के पास जाकर प्राची को थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है, तेरी वजह से आज मेरी पति मेरे पास नहीं है, तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, तू एक राक्षसी है जिसने जन्म लेते ही अपने माँ को खो गई और अब मेरे पति को भी खा गई। राधिका जी की बातों को सुनकर प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सामने महेश जी के फोटो को देख उनके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उनके फोटो के सामने ही उनकी अस्थियां रखी हुई थी। टीना भी प्राची के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जिस दिन आप हॉस्पिटल एडमिट हुए थे आपकी हालत बहुत ही खराब थी, हम सब आपके पास थे और फिर सुबह जब पापा के सर्जरी के लिए डॉक्टर आया और मैं सौरभ हम लोग वहां पर गए तो हमने देखा पापा इस दुनिया में ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला पापा को पॉइजन दिया गया है। टीना की बातों को सुनकर प्राची अपने हाथ को आगे करती है और महेश जी के गाल को छूती है। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू गिरने लगते हैं और वह धराम से नीचे बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। प्राची को ऐसे रोते हुए टीना भी उसके साथ बैठकर रोने लगती है और साथ में वह प्राची को संभालने की कोशिश भी कर रही थी। वही बाकी सब भी रो रहे थे। वह सब जल्दी से उन दोनों के पास आते हैं और उन दोनों को हक कर लेते हैं। अंडस्को 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 शाम का वक्त प्राची अपने रूम में बैठी थी और उसके हाथ में उसके पापा की फोटो थी और अभी भी प्राची रो ही रही थी। प्राची अपने पापा के फोटो को देख रोते हुए, मैं कितनी माफ़ी मांगूं, किस किस से माफ़ी मांगूं, पापा मैं इतनी बुरी क्यों हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने आपको मुझसे छीन लिया, मैं तनिष्क को डाइवोर्स दे दूंगी। पापा आप यही चाहते थे ना, यही होगा अब, और साथ में उसे मैं जेल भी पहुंचाऊंगी, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह उसे फोटो को हक कर लेती है और फुट फुट के रोने लगती है। प्राची रो रही थी तभी रूम में रिद्धि आती है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। रिद्धि खाने को टेबल पर रखती है और एक नज़र प्राची के गोद में सिर रखकर सो रहे टीना को देखती है और फिर प्राची को जो अभी भी रो रही थी। रिद्धि प्राची की आंखों से आंसू पहुंचकर उसके हाथ से फोटो को लेती है और साइड में रख, प्राची तू सुबह से रो रही है, कुछ भी नहीं खाया तूने, प्लीज खा ले और टीना को भी खिला दे, कुछ भी नहीं खाया है तुम दोनों ने। टीना तो पिछले 3 दिनों से ना कुछ खाती है और ना सोती है, बहुत मुश्किल से उसे हमने संभाला है और अगर तू ऐसा करेगी तो टीना को कौन संभालेगा, वह तो अभी छोटी है ना। रिद्धि की बात सुनकर प्राची अपने आंखों से आंसू पहुंचती है और रिद्धि को देख, रिद्धि पता है पापा ना मुझे और टीना को बहुत प्यार करते थे, हमेशा कहते रहते थे मैं और टीना उनकी प्रिंसेस है और वह हमें किसी प्रिंस के पास ही भेजेंगे जो हमसे ढेर सारा प्यार करेगा, जिनको पापा अपने बेटे की तरह अपने दिल में हमारे पास बिठाएंगे। पर देख क्या से क्या हो गई मेरी शादी, पापा ने जैसा सोचा था उससे बिल्कुल उल्टे, एक मास्टर से हो गई और मैंने खुद जिद करके उस मॉन्स्टर से शादी की और उसकी कीमत किसे देनी पड़ी, पापा को, टीना को, मम्मी को, मेरे एक गलती के लिए मेरे पापा। रिद्धि जल्दी से प्राची को हक कर लेती है और उसके सिर को सहलाते हुए,
ऐसा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं किया। अंकल जी बिजनेसमैन थे, हो सकते हैं उनके किसी रिलेटिव ने ऐसा किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन है वह। वही प्राची और रिद्धि की आवाज़ सुनकर टीना की भी नींद खुल जाती है। टीना को देख प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंचती है। टीना प्राची को हक कर लेती है और रोने लगती है, जिसे देख प्राची भी खुद को रोक नहीं पाती, वह भी रोने लगती है। उन दोनों को ऐसे देख रिद्धि जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है और गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर उसके इतना कंट्रोल करने के बावजूद रिद्धि के आंखों के कोने से आंसू गिरने लगते हैं। रिद्धि रोने लगती है कि उतने में वहां पर सौरभ आ जाता है और रिद्धि को रोते देख उसके पास जाता है, तो रिद्धि रोते हुए सौरभ को हक कर लेती है। सौरभ को भी रूम के अंदर से टीना और प्राची की रोने की आवाज आ रही थी, वह सब समझ जाता है और रिद्धि को पकड़ उसे शांत करते हुए, रिद्धि शांत हो जा, अभी हम ऐसे टूट नहीं सकते, अभी हमें टीना और प्राची को संभालना है। सौरभ की बात सुनकर पीछे से रिद्धि, सायशा, मिश्का, नितिन, शौर्य, प्रिया जो आ रहे थे वो एक साथ कहते हैं, हमें अभी उन दोनों को संभालना है, ऐसे खुद रोने में ही बैठ जाना। रिद्धि सौरभ से अलग होकर अपनी सिरहा में हिलती है, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे पड़ती है जहां से आर्यन उन दोनों को ही देख रहा था। वह ऊपर प्राची के रूम की ओर जा रहा था, तभी उसका नज़र जब सौरभ और रिद्धि पर पड़ता है तो वह रुक जाता है, पर फिर उन दोनों को इग्नोर करो सबके साथ प्राची के रूम में चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों में नितिन, आर्यन, रिद्धि, सौरभ, मिश्का, शौर्य, रिद्धि, प्रिया, सायशा सभी ने मिलकर टीना और प्राची को संभाला था और इस बीच वह लोग गुप्ता हाउस में ही थे। सिंघानिया इंडस्ट्री। तनिष्क अपने केबिन में बैठा था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके पास ही अग्रिम और सिद्धार्थ भी बैठा था। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करके सोफे पर सिर टिका के बैठा था, वहीं अग्रिम निराशा से तनिष्क और सिद्धार्थ को देख रहा था। अग्रिम गहरी सांस लेते हुए, सिद्धार्थ तू जब टीना से प्यार करता है तो तूने ऐसे टीना को खुद से दूर क्यों किया? और तनिष्क तू प्राची से प्यार करता है और अब तू खुद प्राची को खुद से दूर कर रहा है। तनिष्क लैपटॉप में काम करते हुए, मैं उसे खुद के पास ले आऊंगा, तुझे पता है मैं कितना बिजी हूँ, अभी मास्टर इंडिया आने वाले हैं, उसे लेकर भी कुछ प्लान तो बनाना पड़ता है ना, प्लान के बिना कुछ नहीं होता, और कुछ प्रोजेक्ट जिसमें मुझे टाइम देना पड़ रहा है ज़्यादा। तनिष्क की बात सुनकर अग्रिम अपना सिर न में हिलता है और सिद्धार्थ को देख, तू क्या कहेगा? सिद्धार्थ आंखें खोल अग्रिम को देखते हुए, मुझे क्या कहना है, तूने जो कहा पूरा ही गलत, मैं नहीं करता उस लड़की से प्यार, मुझे लड़कियों से नफरत है, तो मैं भला क्यों उससे प्यार करने लगा। तनिष्क अपने लैपटॉप को बंद करता है और अपने गार्डन को घुमाते हुए, फाइनली काम खत्म हुआ, फिर अपने टेबल पर रखे बेल बजाता है तो अंदर आकेश आ जाता है। तनिष्क अपने सिर को पीछे चेयर पर टिका कर बंद कर लेता है और कहता है, क्या खबर है? आकेश अपना सिर झुकाकर, बॉस महेश जी की डेथ हो चुकी है और अब तक मैम को उनके दोस्त संभाल रहे हैं और अभी मैम काफी हद तक संभाल भी चुके हैं, बस इतना ही। तनिष्क आंखें खोल अपने गार्डन को टेढ़ा करके आकेश को देखते हुए, दोस्त संभाल रहे हैं, कौन से दोस्त? आकेश तनिष्क को देखते हुए, मिश्का मैम, रिद्धि मैम, प्रिया मैम, शौर्य सर, रिद्धि सर, नितिन सर, सुपरस्टार आर्यन राठौड़ और डॉक्टर सौरभ। तनिष्क जो अब तक शांत था, जैसे ही आर्यन और सौरभ का नाम सुनता है तो वह चेयर से खड़ी हो जाता है और गुस्से में आकेश को देखता है, तो आकेश कुछ भी समझ नहीं आता और वह जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाता है। तनिष्क भी गुस्से में केबिन से बाहर जाने लगता है तो अग्रिम उसे रोकते हुए, यार पहले तू मेरे एक बात का जवाब दे, तुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा? तेरा ससुर मर गया मतलब उल्टा तू गुस्सा कर रहा है क्योंकि तेरी वाइफ को उसके दोस्त संभाल रहे हैं, चाहता क्या है तू? तनिष्क अग्रिम को देखते हुए, मैं अपने ससुर को पसंद नहीं करता था और न वह मुझे पसंद करते थे, और मैं जिस इंसान को पसंद नहीं करता वह जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनिष्क की बात सुनकर सिद्धार्थ बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखता है तो तनिष्क उन दोनों को इग्नोर कर जाने लगता है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो अग्रिम अंदर आने को कहता है तो अंदर ऋचा आती है और तनिष्क को एक पेपर देते हुए, बॉस ये पेपर किसी डॉक्टर प्राची नाम के लड़की देकर गई। रीचा की बात सुनकर तनिष्क आंखें छोटी करके उसके हाथ से वह पेपर ले लेता है और जब उसे पढ़ता है तो तनिष्क का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दाई वो उस पेपर था और उसमें प्राची की साइन भ थी, जिसे देख तनिष्क को और गुस्सा आ रहा था। तनिष्क पेपर को लेकर गुस्से में केबिन से बाहर निकल जाता है। तनिष्क को इतने गुस्से में देख अग्रिम और सिद्धार्थ भी उसके पीछे भागता है, पर तनिष्क उन दोनों को आते देख सख्त आवाज में कहता है, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। किसने मारा महेश जी को? क्या तनिष्क और प्राची जब आमने सामने होगी तब प्राची की गलतफहमी को तनिष्क दूर कर पाएगा? प्राची के डाइवर्स पेपर भेजने से अब गुस्से में तनिष्क क्या करेगा? एपिसोड 64 तुम मेरी वाइफ हो और पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी वाइफ बनकर ही बितानी पड़ेगी, चाहे इसमें तुम्हारी। अब आगे पुलिस स्टेशन।
प्राची और टीना डीएसपी के केबिन के बाहर बैठी थी, तभी अंदर से हवलदार बाहर आकर प्राची को देख, आप दोनों को अंदर डीएसपी सर बुला रहे हैं। प्राची और टीना अपनी सिरहा में हिलाकर अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाते ही डीएसपी, जो एक 35 साल का आदमी था, वह अपना हाथ आगे करके उन दोनों को बैठने का इशारा करता है। प्राची और टीना बैठ जाती है। प्राची जल्दी से पूछती है, आप लोगों ने क्या सोचा? डीएसपी एक गहरी सांस छोड़कर, मिस गुप्ता, आप किसी मामूली इंसान को हमें अरेस्ट को नहीं कह रहे हैं, वह तनिष्क सिंघानिया है, हम उनको ऐसे ही बिना कोई प्रूफ के अरेस्ट नहीं सकते। टीना अपने हाथ को टेबल पर मार कर उठाते हुए, बात ये नहीं है, बात तो यह है कि वह बहुत पावरफुल है और आप लोग उसके हाथ में हथकड़ी नहीं, उसके हाथ से पैसे लेना पसंद करते हैं। टीना की बात सुनकर डीएसपी गुस्से में चेयर से उठ जाता है और टीना को घूरते हुए, मिस गुप्ता, माइंड योर लैंग्वेज, अगर हमारे पास एक भी प्रूफ होता मिस्टर सिंघानिया के खिलाफ तो हम उनको अब तक पकड़ लेते, पर हमारे हाथ ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया और इसका रीजन भी तो क्लियर नहीं है कि वह इतना बड़ा आदमी एक मामूली बिजनेसमैन को क्यों मारेगा। अब तो मुझे शक हो रहा है तुम दोनों मिस्टर सिंघानिया के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। टीना गुस्से में चिल्लाकर, आपने कितने पैसे लिए हैं? हमारे पापा की डेथ हो गई है, उनकी मर्डर हुआ है, तनिष्क सिंघानिया ने हमारे पापा को मार डाला और आप कह रहे हैं हम तनिष्क सिंघानिया पर इल्जाम लगा रहे हैं। डीएसपी टीना को घूरते हुए, मिस गुप्ता, आवाज नीचे, यह आपकी रूम नहीं है और अगर आप और ज्यादा चिल्लाएंगी तो मैं आपको ही अंदर कर दूंगा। डीएसपी की बात सुनकर टीना गुस्से में कुछ कहती कि तभी प्राची उसके हाथ को पकड़ उसे रोक लेती है और डीएसपी को देख, आपको प्रूफ चाहिए ना, ठीक है मैं आपको प्रूफ लाकर दूंगी, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, एक हाथ से आप प्रूफ लेंगे और दूसरे हाथ से आप तनिष्क सिंघानिया के अरेस्ट वारंट निकलेंगे। प्राची की बात सुनकर डीएसपी कुछ देर तक प्राची को घूरता है और फिर अपना सिरहा में हिलता है तो प्राची भी टीना को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही टीना प्राची के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर प्राची को देख, दी, आपने ये क्यों कहा कि आप प्रूफ ला कर देंगे? आप प्रूफ कहाँ से लाएंगे? सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, किसी की फिंगरप्रिंट नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है, आप प्रूफ कहाँ से लाएंगे? प्राची टीना को देख, जिसने किया है वह अपने मुंह से यह कहेगा कि उसने मेरे पापा को पॉइजन दिया है, वही मेरे पापा का मर्डर है। टीना कंफ्यूज होते हुए, मतलब आप कह रहे हैं तनिष्क सिंघानिया अपने मुंह से यह रहेगा कि उसने पापा को मारा है, पर वह तो आपके सामने कहेगा ना, पुलिस के सामने थोड़ा ही कहेगा। प्राची कार के पास जाकर टीना को कार में बिठा देता है और बाहर से कहता है, टीना तू अभी घर जा, मैं कुछ देर में आती हूँ। टीना कार से उतरने की कोशिश करते हुए, पर दी, आप अकेले अकेले कहाँ जाओगे? मैं भी। प्राची टीना को जबरदस्ती कार में बिठाकर डोर बंद करके, टीना तू घर जा, मुझे हॉस्पिटल में एक काम है, मैं हॉस्पिटल होकर घर आती हूँ। इतना कहकर प्राची वहां से टैक्सी लेकर चली जाती है। प्राची के जाने के बाद टीना भी एक गहरी सांस छोड़कर कार ड्राइव करते हुए वहां से घर की ओर चली जाती है। अंडस्को टीना घर पहुंचती है तो उसे हॉल में ही रिद्धि मिल जाती है, जो सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। टीना को देख रिद्धि मैगजीन को टेबल पर रख उठ खड़ी होती है। टीना रिद्धि के पास आकर, आप कहीं पर जा रहे हैं क्या रिद्धि दी? रिद्धि अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ एक्चुअली बहुत दिन हो गए ना, आर्यन से अच्छे से बात नहीं हुई, 2 हफ्ते हम एक साथ यहाँ पर थे, पर इन सब में मैं उससे बात ही नहीं कर पाई, तो मैं सोच रही हूँ आज उसके घर जाकर उसे सरप्राइज दूँ और हम कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। रिद्धि की बात सुनकर टीना अपनी सिर हाँ में हिलती है और मुस्कुराते हुए, ठीक है आप जाइए। रिद्धि मुस्कुराती है तो टीना ऊपर की ओर जाने लगती है, जिसे देख रिद्धि उसे रोकते हुए, तुम और प्राची कहाँ गए थे? और तुम अभी अकेले, प्राची कहाँ है? टीना पीछे पलट रिद्धि को देख, वह, मैं और दी पुलिस स्टेशन गए थे पता करने इन्वेस्टिगेशन कितनी दूर तक गई, क्योंकि वह लोग तो हमें खबर नहीं देते ना, हमें ही जाना पड़ता है खबर लेने। टीना की बात सुनकर रिद्धि अपनी सिर हाँ हिलाती है और फिर कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ और बाकी सब भी अपने अपने काम पर गए हैं, पर डोंट वरी, मैं रात तक आ जाऊंगी और बाकी सब भी आ सकते हैं, और नहीं भी तुम या प्राची कोई भी खाना बना कर मत रखना, हम आएंगे फिर हम ही बना लेंगे। टीना अपनी सिर हाँ में हिलती है तो रिद्धि घर से बाहर चली जाती है। टीना भी चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। अंडस्को सिंघानिया इंडस्ट्री। तनिष्क जो गुस्से में ऑफिस से निकल गया था, वह इस वक्त काफी ज्यादा शांत लग रहा था और वह शांति से चलते हुए अपने केबिन में जाता है। केबिन में आकर तनिष्क इधर उधर देखता है, फिर अपने केबिन में बने मिनी किचन में भी जाता है और वॉशरूम में भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। तनिष्क के हाथ में अभी भी वही डाइवोर्स पेपर था जिस पर उसने अभी तक साइन नहीं किया था। तनिष्क अपने फोन निकाल किसी को कॉल करता है और कहता है, तुमने तो कहा वह ऑफिस आई है, तो कहाँ है वह? उधर से अर्नव कहता है, बॉस मैम तो वेटिंग रूम में है। तनिष्क गुस्से में चिल्लाकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वेटिंग रूम में रखने की?
अर्नब जल्दी से कहता है, सॉरी सर, पर मैं मैम को वेटिंग रूम में नहीं रखना चाहते थे। मैंने कहा मैं आपके केबिन में आकर बैठे, पर मैं नहीं मान रहे थे, वही जबरदस्ती वेटिंग रूम में जाकर बैठ गए। अर्नब की बात सुनकर तनिष्क कॉल कट कर देता है और अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। प्राची वेटिंग रूम में बैठी थी, तभी वेटिंग रूम का डोर खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। प्राची उस लड़के को देखती है तो मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रहा था। प्राची के पास आकर के हाथ में फ़ोन देते हुए, मैम यह आपकी फ़ोन बाहर गिर गई थी। प्राची अपने फ़ोन को लेती है और मुस्कुराते हुए, थैंक यू। वह लड़का मुस्कुराकर वेलकम कहता है और फिर प्राची के पास में बैठकर, वैसे मैम आप यहाँ पर किससे मिलने आए हैं? प्राची अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए, मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ। लड़के ने फिर से पूछा, आपके फ्रेंड का नाम क्या है? उसके बाद सुनकर प्राची उठती है और अपने मन में कहती है, क्या मुसीबत है, अब ये सवाल का पिटारा लेकर क्यों बैठ गया? प्राची इतना सोचते हुए डोर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी पैर मुड़ जाती है। प्राची गिर ही वाली थी, पर वह लड़का प्राची को पकड़ लेता है। उसी टाइम वेटिंग रूम का डोर ओपन होता है और तनिष्क के अंदर आता है। प्राची को किसी और लड़के की बाहों में देख तनिष्क का पारा हाई हो जाता है और वह गुस्से में प्राची और उस लड़के को देखते हुए उनकी ओर बढ़ने लगता है, पर इतने में वह लड़का प्राची को सीधा खड़ा कर देता है। प्राची, जिसने अभी तक तनिष्क को अच्छी नहीं थी, वह उसे लड़के को देख थैंक यू। वह लड़का मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाला था, उतने में तनिष्क वहां आ जाता है और उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। अचानक ऐसा होने से प्राची और वह लड़का दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। वह लड़का फ्लो पर गिर जाता है तो प्राची उसे उठाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तनिष्क उसकी बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसे आंखें दिखा के उसे लड़के को देखा है। वह लड़का जल्दी से उठकर सर झुका के खड़ा हो जाता है। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था उसने किया क्या है, क्यों बॉस ने उसे मारा, पर वह इस वक्त डर से कांप रहा था। तनिष्क प्राची जो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसे को और कस के पकड़ लड़के को देख, आपसे तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, अब अपना ये सारा हुआ शक्ल लेकर खड़ा ना रहकर निकलो। तनिष्क की बात पर वह लड़का चुपचाप डरते हुए रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था वह अगर एक भी आवाज़ करेगा तो जॉब के साथ साथ उसका जान भी चला जाएगा। उस लड़के के जाते ही तनिष्क गुस्से में प्राची को पीछे सोफे पर पुश करता है, जिससे प्राची खुद को संभाल नहीं पाती और सोफे पर गिर जाती है। तनिष्क गुस्से में प्राची के ऊपर आ जाता है। प्राची अपने हाथों से तनिष्क के कंधे को पकड़ उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए, तुमने उस लड़के को जब से क्यों निकाला? इस कंपनी का सीईओ है, इसका मतलब कुछ भी करोगे। प्राची की बात सुनकर तनिष्क का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह प्राची के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर के ऊपर कर देता है और प्राची के जबड़े को कस के पकड़ उसके आंखों में देखते हैं। बुरा लग रही है उसके लिए बहुत। प्राची और ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बुरा तो लगेगी ही ना, मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस तो नहीं हूँ जिसे किसी के भी इमोशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे जो अपने खुद की गर्लफ्रेंड जिससे इतना प्यार करता था उसकी वह हालत कर सकता है, जो बस अपने ईगो के लिए एक इंसान को मार सकता है, उसे क्या ही उम्मीद। प्राची की बात सुनकर तनिष्क का पकड़ प्राची के जबड़े पर कसता जा रहा था, फिर अचानक ही तनिष्क प्राची को छोड़ देता है, पर उसके ऊपर से नहीं हटता। तनिष्क अपने दोनों हाथों को प्राची की कमर पर लपेट उसके चेस्ट पर अपना सिर रख देता है और आंखें बंद करके प्राची के धड़कन के शोर सुनते हुए, सुनो तुम्हारी ये दिल कितनी जोरों से धड़क रही है और कह रही है इसमें अभी भी मेरा नाम ही है, तो तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? और यह डाइवोर्स पेपर क्यों भेजा है तुमने? मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, अब हम एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, अब तुम भी गुस्सा छोड़ दो। तनिष्क की बात सुनकर प्राची एकदम शांत हो जाती है। प्राची को शांत देखकर तनिष्क उसे और कस के पकड़ लेता है और अपने चेहरे को ऊपर करके प्राची को देखता है। तनिष्क अपने एक हाथ को प्राची के चेहरे के पास ले जाकर अपनी उंगलियों से सहलाते हुए प्राची के फोरहेड पर किस करता है और फिर प्राची की दोनों आंखों पर किस करके प्राची के होठों की ओर बढ़ने लगता है। पर तनिष्क प्राची के होठों पर किस कर पाता उससे पहले प्राची उसे धक्का देती है। तनिष्क, जिसने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था प्राची के ऐसे पुश करने से, वह सोफे से गिर जाता है और प्राची को घूरने लगता है। प्राची तनिष्क के जेब में रखे डाइवोर्स पेपर को लेती है और जब उसमें तनिष्क का साइन नहीं देखती है तो गुस्से में तनिष्क को ढूंढते हुए, तुमने यहाँ पर साइन क्यों नहीं किया? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, समझ में नहीं आता। एक बात, मैं अपने पापा के खूनी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ, साइन करो अभी। तनिष्क अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर प्राची को देखते हुए उठकर उसके हाथ से डाइवोर्स पेपर ले लेता है और उसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके ऊपर हवा में फेंक देता है। तनिष्क के ऐसा करते ही प्राची और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो? जब मन किया तब मुझे टॉर्चर करते हो, जो चाहे मेरे साथ वह करते हो, और कुछ दिन पहले तक तुम मुझसे डाइवोर्स चाहते थे अपने गर्लफ्रेंड के लिए, और अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शक्ल बिगड़ गई तो तुम मेरे पास आए हो। लड़कियों की कमी पड़ गई है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, नहीं रहना मुझे अपने पापा की मदद के साथ, तुम्हें तो मैं जेल भिजवाऊंगी।
तनिष्क प्राची को बाजू से पकड़ अपने पास खींच के दांत पीस कर, खरगोश मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, प्लीज आग में पेट्रोल डालने की काम मत करो, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। और यह बार बार क्या कह रहे हो, पापा का मर्डर, पापा का मर्डर। प्राची तनिष्क से खुद को छुड़ाकर चिल्लाते हुए, क्योंकि तुमने मेरे पापा को मारा है पॉइजन देकर, बस अपने मेल ईगो की वजह से। इस वक्त तनिष्क का चेहरा ऐसा था जैसे वह अपने सामने दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ को देख रहा हो। तनिष्क एक गहरी सांस छोड़कर प्राची को देखते हुए, मैंने नहीं मारा तुम्हारे पापा को, मैं क्यों मारूंगा उनको। प्राची तनिष्क से दूर जाते हुए, तुमने ही मारा है मेरे पापा को, तुम मेरे पापा की मर्डर हो। तनिष्क प्राची के पास जाते हुए शांत आवाज में, खरगोश मेरा बात सुनो तुम। प्राची अपने हाथ दिखाकर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ यहाँ से, कल तुम्हारे पास फिर से एक डाइवर्स पेपर आ जाएगा, प्लीज उसमें साइन कर देना। इतना कहकर प्राची जाने लगती है तो तनिष्क, जिसे अब अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं हो रहा था, वह प्राची का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है और दांत पीसते हुए, कह रहा हूँ ना आग में पेट्रोल डालने का काम मत करो, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। मैं जब कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो तुम मान क्यों नहीं रहे। मैं तुम्हारे पापा को किस खुशी में मारने जाऊंगा, मेरा खा पी के कोई काम नहीं है क्या। प्राची तनिष्क के चेस्ट पर अपने हाथों को रख उसे खुद से दूर पुश करते हुए, मैं क्यों तुम्हारे बातों पर विश्वास करूं, मुझे तुमसे ज्यादा अपने पापा पर भरोसा है। प्राची की बात सुनकर तनिष्क प्राची को पीछे की ओर पुश कर देता है, जिससे प्राची फिर से सोफे पर गिर जाती है, पर इस बार वह गिरते ही उठ खड़ी हो जाती है और तनिष्क प्राची को बुरी तरह से घूरते हुए, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे पापा करने के बाद तुम्हारे पास आकर यह कह गया है कि मैं उनको मारा है। प्राची दांत पीसते हुए, पापा ने मरने से पहले मुझे कहा था तुम उनको मार दोगे। अब तनिष्क जोर जोर से हंसने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वह प्राची को कैसे समझाए। तनिष्क गुस्से में प्राची की तरफ पलट, तो क्या तुम्हारे पापा ने ये कहा कि मैंने उनको किस खुशी में मार रहा हूँ। प्राची तनिष्क को घूरते हुए, वो तो मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा ना, पर फिर भी बता देता हूँ, पापा तुम्हारे पास आए थे ना मुझे डाइवोर्स देने की बात करने, जिससे तुम्हारा मेल ईगो हट हो गया और तुमने पापा को मार दिया। तनिष्क प्राची के पास जाकर प्यार से उसके गालों पर अपने दोनों हाथों को रख समझते हुए, खरगोश तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पापा हमारे शादी के बाद मुझसे मिला ही नहीं, और अगर वह मुझसे मिला नहीं तो वह मुझे डाइवोर्स की बात कैसे करेंगे। प्राची तनिष्क का अपने गालों से झटक चिल्लाते हुए, तुम झूठ कह रहे हो, पापा तुमसे मिले थे, उन्होंने तुमसे रिक्वेस्ट भी किया था मुझे डाइवोर्स देने के लिए, पर तुमने पापा को धमकाया, तुमने ही हमारे कंपनी को बैंकक्रफ्ट किया और अब मेरे पापा को भी तुमने मार। इतना कहते हुए प्राची रोने लगती है। वही प्राची की बात सुनकर तनिष्क फिर से प्राची के पास जाकर उसे समझाते हुए, खरगोश समझो, बस एक डाइवोर्स के लिए मैं उनको क्यों मारूंगा, जबकि मुझे पता है जब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, हमारा डाइवोर्स नहीं होगा, तो ये सब करने की मुझे क्या जरूरत है। प्राची चिल्लाकर, डाइवोर्स होगी तुम्हें, मुझे डाइवोर्स देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, तुम मेरे पापा की मदर हो और तुम्हें लगता है कि मैं अपने पापा की मदर के साथ रहूंगी। तनिष्क को अब प्राची के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्राची उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तनिष्क प्राची को बाजू से पकड़ अपने पास खींचता है और उसके आंखों में देखते हुए, हाँ मैंने मारा है तुम्हारे पापा को, तुम्हारे लाइफ में जो भी बुरा होता है ना, सब मैं ही करता हूँ, और तुम मुझसे पूरी जिंदगी खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, तुम मेरी वाइफ हो और पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी वाइफ बनकर ही बितानी पड़ेगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना कहकर तनिष्क प्राची के होठों पर रूडली किस करने लगता है। वही प्राची तनिष्क को नहीं रोकती। तनिष्क 10 मिनट बाद प्राची को छोड़ता है तो प्राची गहरी गहरी सांस ले रही थी। प्राची की होंठ बुरी तरह से सूज गए थे और वहां पर खून के धब्बे भी थे। तनिष्क ने गुस्से में प्राची के होठों को बुरी तरह से बाइट किया था, जिस वजह से उसके होंठ कटकर खून निकल गए थे। तनिष्क प्राची को देखते हुए उसके बालों को साइड करता है और उसके नेक पर लिक करने लगता है, जिससे प्राची की बॉडी कांप रही थी, जिसे महसूस करके तनिष्क प्राची को खुद में सिमट लेता है और उसे लेकर सोफे की ओर बढ़ने लगता है। इस बीच वह प्राची के दुपट्टे को हटाकर प्राची के सूट को कंधे से नीचे कर उसके कंधे पर किस करने लगा था। तनिष्क प्राची को लेकर सोफे के पास आ गया था और वह प्राची को सोफे पर बैठता उससे पहले तनिष्क का फोन बजने लगता है, जिससे तनिष्क प्राची को छोड़ देता है और अपने जेब से फोन निकाल कॉल रिसीव करता है। उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन तनिष्क को कॉल कट कर देता है। फिर प्राची को देख प्राची के निचले होंठ को अपने थंब से रब करते हुए, आज से तुम मेरे साथ मेरे विला में रहोगी तो एक अच्छी वाइफ की तरह अपने घर वालों को बाय कह देना। इतना कहकर तनिष्क प्राची के फोरहेड पर किस करता है, फिर गाल पर हाथ रख, अब तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ, शाम को मैं तुम्हें लेने जाऊंगा। इतना कहकर तनिष्क वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। बाहर ही 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। तनिष्क उन दोनों को देखते हुए, मैडम जहां भी जाए उनके साथ जाना और उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखना और मुझे खबर देते रहना। इतना कहकर तनिष्क अपने केबिन की ओर चला जाता है।
वहीं अंदर प्राची धराम से सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह अब तक सदमे में थी क्योंकि अभी तनिष्क ने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया था उसने ही उसके पापा को मारा है। प्राची अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस छोड़कर अपनी आंखों से आंसू पहुंचती अपने दुपट्टे को फ्लोर से उठाकर उससे एक छोटी सी रिकॉर्डर निकलती है और उसके रिकॉर्डर को अपने मुट्ठी में भरकर वेटिंग रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची ऑफिस से निकालकर अपने कार लेकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी और उसके पीछे पीछे वह 2 गार्ड भी जा रहे थे, पर इस बारे में प्राची को कुछ भी नहीं पता था। _ सिटी हॉस्पिटल। मनीषा अपने लता जी के पास बैठकर लता जी को देख रही थी जो इस वक्त सो रहे थे। मनीषा लता जी के सिर को सहला रही थी, तभी केबिन का डोर ओपन होता है और जब मनीषा सिर घुमाकर देखती है तो वहां पर सनी और प्रवीण खड़ा था। सनी के हाथ में फ्रूट थे और प्रवीण के हाथ में फ्लावर। वह दोनों जाकर टेबल पर फ्रूट और फ्लावर रखते हैं और लता जी को देखते हुए सनी कहता है, आंटी की तबीयत अभी कैसी है? उनकी मेडिसिन टाइम में दे रही है ना? मैंने कुछ पैसे। मनीषा मुस्कुराते हुए अपनी सिर ना में हिलाकर, मम्मी मेडिसिन है, तुम दोनों ये सब सोचना बंद करो। मनीषा की बात सुनकर प्रवीण मनीषा को ढूंढते हुए, मेडिसिन है कैसे? ऑपरेशन को 1 मिलियन, इस अस्पताल के खर्च, आंटी की मेडिसिन, ये सब कुछ तू मैनेज कैसे कर रही है? इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? मनीषा प्रवीण और सनी को देखते हुए, एक्चुअली मैंने एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया है और मैं उस बच्चे को मारने की धमकी देकर उनके फैमिली से पैसे निकलवा रही हूँ और उसी से मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट हो रही है। मनीषा की बात सुनकर दोनों ही मुंह बनाते हैं और सनी कहता है, सीधा सीधा पूछा है सवाल, सीधा जवाब नहीं दे सकती तो चुप रहा करना। मनीषा उन दोनों को घूरते हुए, इन 2 हफ्तों में तुम दोनों ने कितनी बार मुझे एक ही सवाल किया है, कितनी बार मैंने एक ही जवाब दिया है, बताओ। मैंने कहा आना बार बार, मम्मी जहां काम करती थी वहां के मालिक मम्मी की ट्रीटमेंट की पैसे दे रहे हैं, पर नहीं, तुम दोनों तो सवाल कर करके मेरा भेजा खाना होता है। इतना कहकर मनीषा वार्ड से बाहर जाने लगती है तो प्रवीण और सनी मनीषा को पकड़ उसे हक कर लेते हैं और प्यारा सा चेहरा बनाकर सॉरी कहता है। उन दोनों के ऐसे सॉरी कहने से मनीषा उन दोनों को खुद से दूर करते हुए, ठीक है हर बार एक ही है, तुम दोनों की पहले उटपटन हरकत करो उसके बाद सॉरी। इतना कहकर मनीषा बाहर जाने लगती है तो सनी जल्दी से साइड से जो फ्लावर वह लाला था वह फ्लावर अपने हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठ जाता है और मनीषा को देते हुए, प्लीज हमारी जान गुस्सा मत होया कर, तेरे फेवरेट फ्लावर लाए हैं इसे ले और स्माइल कर दे। सनी की बात सुनकर मनीषा उसे घूरने लगती है तो प्रवीण फ्रूट को दिखाते हुए, हमने फ्रूट भी लाए हैं तेरे और आंटी के लिए, मानन जाना प्लीज, प्रॉमिस हम कभी और यह सवाल नहीं करेंगे। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है और सनी के हाथ से वह फ्लावर लेने लगती है। मनीषा ने उस फ्लावर को सनी के हाथ से लेने के लिए छुई ही थी कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है। तीनों ही डोर की ओर देखते हैं तो वहां पर सौरभ और उसके साथ एक और डॉक्टर था जो लता जी के डॉक्टर थे। वार्ड में आते ही ऐसे उन दोनों को देख सौरभ उन दोनों को घूरने लगता है। वही सनी जल्दी से उठ खड़ा होता है और मनीषा भी उससे फ्लावर को लेकर फ्रूट के पास रख देती है। डॉक्टर मनीषा को देख, मिस बोस ये हॉस्पिटल है, कोई पार्क या होटल नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर मनीषा अपनी सिर झुका के सॉरी कहती है। सनी और प्रवीण भी सॉरी कहता है। डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिलाकर सौरभ को देखते हुए, ये देखिए यह है लता बॉस, मैं आपको इनके बारे में ही बता रही थी, तो क्या आप इनको वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करना चाहेंगे? सौरभ कुछ कहता उससे पहले मनीषा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी, यहाँ पर ठीक है। सौरभ अपनी आंखें छोटी करके मनीषा को देख, तुम डॉक्टर हो या हमें पता है कौन कहाँ पर ठीक रहते हैं, और मैं अस्पताल के कुछ पेशेंट को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर ही रहा हूँ फ्री में, और इनमें से आपकी मम्मी जी भी शामिल है। सौरभ की बात सुनकर मनीषा कुछ नहीं कहती, पर सौरभ की बात सुनकर प्रवीण और सनी खुश हो जाते हैं। वह दोनों मनीषा को दोनों तरफ से हक कर लेता है और खुशी से कहता है, अब तो आंटी वीआईपी वार्ड में सारे फैसिलिटीज के साथ रहेगी और बहुत जल्द वह ठीक भी हो जाएगी। सौरभ ऐसे सनी और प्रवीण को मनीषा को हक करते देख अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और बुरी तरह से तीनों को घूरने लगता है, जो मनीषा भी फील कर पा रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रही थी सौरभ इतने गुस्से में क्यों है। पिछले 2 हफ्तों से सौरभ ने ना तो मनीषा से कोई बात किया और ना उससे मिला, जिस वजह से मनीषा को लगी थी शायद सौरभ का उससे मन भर गया है, लेकिन अभी सौरभ को इतने गुस्से में देख उसे डर लग रही थी। डॉक्टर लता जी को चेक करते हैं और फिर जाते हुए, चलिए डॉक्टर सौरभ। सौरभ हल्का मुस्कुराकर डॉक्टर को देख, आप जाए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सौरभ की बात सुनकर डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिलाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सौरभ सनी और प्रवीण को देख, तुम लोग भी यहाँ से अभी जाओ, मुझे पेशेंट को देखना है। सनी आंखें छोटी करके, पेशेंट को तो देखकर गया डॉक्टर, और आप तो शायद। सौरभ अपनी आंखें छोटी करके सनी को घूरते हुए, डॉक्टर तुम हो या मैं?
सौरभ की इस बात को सुनकर सनी कुछ नहीं कहता और फिर सनी और प्रवीण मनीषा को देखते हैं और फिर तीनों ही एक साथ वार्ड से बाहर जाने लगते हैं। तो सौरभ मनीषा को रोकते हुए, तुम यहीं रहो, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत होगी, तुम दोनों जाओ। सौरभ की बात सुनकर सनी और प्रवीण अपनी आंखें छोटी करके सौरभ को घूरता है और फिर मनीषा को देखता है तो मनीषा उन दोनों को जाने का इशारा करता है, जिससे वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और मनीषा को बाय करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सौरभ वार्ड का डोर अंदर से बंद कर देता है और मुड़कर मनीषा को देखने लगता है, जो डर से सौरभ से कुछ कदम दूर चली गई थी और सर झुका के खड़ी खूद में ही सिमट रही थी। क्या होगा जब तनिष्क को पता चलेगा प्राची के इस प्लान के बारे में? क्या उनके बीच दूरियां और बढ़ जाएगी? एपिसोड 65। अब आगे। पुलिस स्टेशन। प्राची डीएसपी के सामने बैठी थी और डीएसपी वही रिकॉर्डिंग सुन रहा था जब तनिष्क ने खुद कहा था उसने महेश जी को मारा है। डीएसपी रिकॉर्डिंग को बंद करके प्राची को देखता है तो प्राची कहती है, अभी तो आपके पास प्रूफ है ना, तो अभी तो आप मिस्टर सिंघानिया को अरेस्ट कर सकते हैं ना। डीएसपी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, आपने हमें प्रूफ तो दिया है, पर हम ये कैसे मान ले ये तनिष्क सिंघानिया का ही वॉइस है? मतलब देखिए, आप सुबह ही कह के गए हैं कि आप प्रूफ ले आएंगे और इतनी जल्दी आपको प्रूफ मिल भी गई, और वह भी सीधा तनिष्क सिंघानिया की वॉइस उनके जैसे इतने बड़े आदमी के पास आप पहुंचे कैसे? अब प्राची को बहुत गुस्सा आ रही थी। वह चेयर से खड़े होकर गुस्से में कहा, मुझे तो लगती है मेरी बहन ने सही कही थी, आप लोग पैसे खाकर बैठे हैं। अगर मैं आप लोगों के पास सबसे बड़ी प्रूफ भी लाकर दूंगी ना, तो भी आप लोग तनिष्क सिंघानिया को अरेस्ट नहीं करेंगे। डीएसपी गुस्से में प्राची को घूरते हुए, मिस गुप्ता, माइंड योर लैंग्वेज, आपको याद होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। प्राची वन भरे मुस्कान के साथ, याद है मुझे मैं किससे बात कर रही हूँ, एक ऐसे पुलिस जिसने पैसे के लिए खुद के ईमान को बेच दिया। प्राची की बात सुनकर डीएसपी गुस्से में कहता है, ठीक है, हम आज ही अरेस्ट वारंट निकलेंगे और उसके बाद मिस्टर सिंघानिया को अरेस्ट करेंगे। डीएसपी की बात सुनकर प्राची की गुस्सा शांत हो जाती है और वह डीएसपी को देख, याद रखना यह बात, क्योंकि मैं अपने पापा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ तो मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। प्राची की बात सुनकर डीएसपी अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, पर वो प्राची को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनको पता था प्राची जो एक फेमस डॉक्टर थी, अगर उसने बाहर अपनी मुंह खोली तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। प्राची डीएसपी को घूरते हुए बाहर आती है। बाहर आते ही प्राची के दिमाग में बहुत कुछ चल रही थी। वह सोचते हुए अपने कार के पास पहुंचती है और कार में बैठकर सौरभ को कॉल करती है। 2 ही रिंग में उधर से सौरभ कॉल रिसीव कर लेता है तो प्राची जल्दी से कहती है, सौरभ तुम हॉस्पिटल में हो ना? उधर से सौरभ हाँ कहता है। प्राची भी अपनी सिर हिलाते हुए, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे केबिन में जाओ, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है और कर स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। प्राची हॉस्पिटल की ओर जा ही रही थी तभी उसकी फोन बजने लगती है तो प्राची कॉल रिसीव करके सामने देखते हुए, हाँ शौर्य बोल। उधर से शौर्य कहता है, प्राची तू कहाँ है? मैं तो यहाँ पर तेरी कार लेने आया था, पर मुझे पता चला तू अपने कार लेकर चली गई। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ वो मुझे कॉल आया था, कार रिपेयर हो गई है तो इसीलिए मैं कार ले आई, सॉरी मैं तुझे बताना भूल गई। शौर्य एक गहरी सांस छोड़कर कॉल कट कर देता है। ऐसे शौर्य के कॉल कट होने से प्राची अपनी सिरना में हिलती है और कार की स्पीड बढ़ा देती है। अंडरस्को सिटी हॉस्पिटल। मनीषा सोफे पर बेसुध सी लेटी थी, उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं थी। सौरभ अपने शर्ट की बटन बंद करते हुए एक नज़र मनीषा को देखता है, फिर अपने फ़ोन को टेबल से लेकर, रात के 9 बजे बजने से पहले तुम्हें मेरे रूम में आना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैंने जो कहा वह याद रखना, अपने बॉयफ्रेंड से और बाकी सब लड़कों से दूर रहना, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक। मनीषा धीरे धीरे उठाती है और सौरभ को देखते हुए, आप प्राची मैडम के पास जा रहे हैं ना? मनीषा की बात सुनकर सौरभ बस मनीषा को घूरता है और फिर उसे वैसे ही छोड़ वार्ड से बाहर निकल जाता है। सौरभ के जाने के बाद मनीषा अपनी आंखों से आंसू पहुंचती है और अपने कपड़े पहन धीरे से चलते हुए अपने मम्मी के पास जाकर बैठ जाती है। लता जी अभी भी सो रहे थे। मनीषा ने सौरभ को काफी रोकी थी लता जी के सामने ये सब करने से, पर सौरभ नहीं माना, जिस वजह से मनीषा ने इतनी देर तक उसके टॉर्चर को अपने मुंह बंद करके सही थी ताकि उसकी आवाज सुन लता जी की नींद न खुल जाए। लता जी को देखते हुए मनीषा की आंखों में फिर से एक बार आंसू झलक आती है। मुझे माफ करना मम्मी, मुझे पता है मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, एक गंदी लड़की हूँ, पर क्या करूँ, मैं मर भी नहीं सकती ना। अगर मैं मर जाऊंगी तो आपकी क्या होगी, मनु का क्या होगा, मुझे पता है मम्मा। सौरभ सर जितना मेरी हैसियत नहीं है और मैं उनसे प्यार किया कहते हैं ना, अपनी हैसियत के बढ़कर कुछ चाहना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए, और मैंने तो वही किया ना, और उसी की सजा मुझे अब मिल रही है। अब मैं उनकी रखेल बन गई हूँ मम्मा।
ये सब कहते हुए मनीषा सुबकने लगती है। मनीषा रो रही थी, तभी लता जी आंखें खोलती है और मनीषा को देखती है। मनीषा को जब अपने ऊपर किसी की नज़र की ताबिश महसूस होती है तो मनीषा आंखें ऊपर करके लता जी को देखती है और उनको होश में आते देख मनीषा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और साथ में उसके आंखों से आंसू गिर रही थी। लता जी की आंखों से भी आंसू गिर रही थी। उनको रोते देख मनीषा अपनी आंखों से आंसू पहुँचती है और फिर उनकी आंखों से भी आंसू पहुँच। मम्मा आप रो क्यों रहे हैं? आप बिल्कुल भी मत रहिए, यह आपकी। मनीषा के और कुछ कहने से पहले लता जी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज मेरी ही वजह से तुझे ये सब झेलना पड़ रही है। अगर मैं उस इंसान जैसे एक जानवर से शादी ना करती, अपने घर वालों के खिलाफ न जानी, तो शायद आज ना मेरी ना तेरी ना मनीष की किसी की यह हालत नहीं होती। मनीषा फिर से उनकी आंखों से आंसू पोंछ, मम्मा प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, आप बड़े हैं और जो हुआ वह भूल जाए। अभी सब कुछ ठीक है और आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम उस घर को छोड़ देंगे और मैं आप और मनीष रहेंगे। फिर साइड से फ्रूट जो सनी और प्रवीण लाए थे उनको देखते हुए, सनी और प्रवीण आया था, वह आपको फ्रूट देकर गए हैं, रुकिए मैं अभी इनको काट के देती हूँ। इतना कहकर मनीषा मुस्कुराते हुए फ्रूट काटने लगती है और लता जी एकटक उसे देख रहे थे। अंडस्को शौर्य कार ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में प्रिया चुपचाप बैठी थी। सॉरी प्रिया को देखा है और फिर सामने देखते हुए रोड के साइड में कर रोक देता है। ऐसे अचानक करके रुकने से प्रिया बाहर देखती है तो वह लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे थे, जिसे देख प्रिया सर घूरकर शौर्य को देखते हुए, तुमने यहाँ क्यों कार रोका? शौर्य प्रिया के सीट बेल्ट को खोल देता है और अपने सीट बेल्ट को खोलकर प्रिया को देखते हुए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रिया मुंह बनाकर, तो पूछो, मैंने मना थोड़ी किया है और ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ना कहूंगी तो तुम नहीं पूछोगे। शौर्य कुछ देर प्रिया को घूरता है और फिर कहता है, तुम किसी लड़के को पसंद करते हो? प्रिया अजीब नजरों से शौर्य को घूरते हुए, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? शौर्य इरिटेट होते हुए, सीधा सीधा पूछा है, सीधा सीधा बता नहीं सकते तुम? प्रिया मुंह बनाकर, हाँ करती हूँ। शौर्य अपनी आंखें छोटी करके प्रिया को घूरते हुए, क्या नाम है उस लड़के का? प्रिया अपनी आंखें रोल करते हुए, उसका नाम जानकर तुम क्या करोगे? शौर्य अपने चेहरे को प्रिया के चेहरे के करीब कर, पहले तुम बताओ तो उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करूँगा। प्रिया कुछ सोचते हुए, वैसे तो मैं बहुत सारे लड़कों को पसंद करती हूँ, जैसे सुपरस्टार आर्यन और नितिन। फिर हमने रिसोर्ट में एक लड़की को देखी थी, क्या नाम है? हाँ अर्नब, उसे, फिर रिद्धब को, और भी। शौर्य प्रिया के बाजू को पकड़ उसके चेहरे के और करीब अपने चेहरे को लाकर, मैं इस पसंद की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिया आंखें रोल करते हुए, अरे मैं उतनी भी ना समझ नहीं हूँ, मैं समझ रही हूँ तुम किस पसंद की बात कर रहे हो, मैं भी उस पसंद की बात ही कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई एक भी मुझे प्रपोज करेगा ना तो मैं सीधा उससे शादी कर लूँगी बस। शौर्य अपनी दांत पीसते हुए, कैसी लड़की हो? अगर यह सभी तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम सभी से शादी कर लोगे क्या? प्रिया कुछ सोचते हुए, हाँ इसमें बुरा नहीं है, सभी अमीर है, हैंडसम है। शौर्य गुस्से में अपने सीट में आ जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। प्रिया शौर्य के चेहरे को देखती है, उसे शौर्य की हालत पर हंसी आ रही थी। प्रिया अपने हंसी को कंट्रोल कर शौर्य को देखते हुए, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम उन लड़कों में से किसी को पसंद करते हो? क्या तुम गए हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी को भी पसंद कर सकते हो, वैसे भी वह लोग थोड़ी मेरे बॉयफ्रेंड है। शौर्य अपनी लाल आंखों से प्रिया को घूरता है तो प्रिया अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए खिड़की की ओर देखने लगती है और फिर सिर घुमा के शौर्य को देखती है तो शौर्य अपनी आंखें बंद करके सीट के पीछे सीट टिका के बैठा था। शौर्य अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपने गोद में हल्का भारी सा महसूस होता है। शौर्य अपनी आंखें खोलता है तो उसके गोद में प्रिया बैठी थी। शौर्य आंखें छोटा करके प्रिया को घूरने लगता है तो प्रिया शौर्य के गले में अपने दोनों हाथों को लपेट के मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो भी मैं मना नहीं करूंगी, वैसे भी उन सभी से अच्छा तो मेरे लिए तुम हो ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि तुमने तो मुझे देख भी लिया है ना। प्रिया की बात सुनकर शौर्य को समझ आ जाता है, प्रिया अब तक उसके साथ मजाक कर रही थी। शौर्य अपनी आंखें छोटी करके, तुम अब तक मजाक कर रहे थे मेरे साथ? प्रिया आंखों को रोल करते हुए, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रही थी? मैं सच कह रही हूँ, मैं आर्यन। प्रिया के और कुछ कहने से पहले शौर्य प्रिया के होठों पर उंगली रख देता है और उसकी आंखों में देखते हुए, मिस प्रिया प्रकाश, क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करेंगे? प्रिया मुस्कुराते हुए अपनी सिर हाँ में हिला देती है और शौर्य के होठों पर किस करने लगती है। प्रिया के अचानक ऐसा करने से शौर्य चौंक जाता है, पर फिर वह भी प्रिया के कमर पर अपने हाथों को लपेट उसे अपने पास खींच किस करने लगता है। अंडरस्को सिंघानिया मेंशन। सभी हॉल में बैठे थे, सभी के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि सभी को महेश जी के ऐसे अचानक चले जाने से बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची थी। वह लोग एक साथ बैठे तो उसे पर किसी से कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, वह लोग अपने में ही गुम होकर चाय पी रहे थे।
तभी अचानक लैंडलाइन में फोन बजने लगती है तो आलोक जी जाकर कॉल रिसीव करता है। उधर से सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर पुलिस आए हैं और वह लोग अंदर आना चाह रहे हैं। आलोक जी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे अचानक पुलिस क्यों आए हैं, पर वह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उनको अंदर आने दो। इतना कहकर आलोक जी कॉल कट कर देते हैं और फिर से आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में आईपीएस ऑफिसर के साथ कुछ कांस्टेबल अंदर आते हैं। उनको देखते ही आलोक जी सोफे से उठ जाते हैं और उनके पास जाकर, अचानक आप लोगों के यहाँ आना हुआ वजह जान सकता हूँ? ऑफिसर आलोक जी को देखते हुए, सर हमारे पास अरेस्ट वारंट है, हम तनिष्क सिंघानिया को अरेस्ट करने आए हैं महेश गुप्ता के मर्डर केस में। ऑफिसर की बात सुनकर दादा दादी और रुक्मणी जी उठ खड़े होते हैं। उनकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। दादाजी आगे बढ़कर ऑफिसर को देखते हुए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महेश की मर्डर हुआ है मानता हूं, पर उसमें तनिष्का का कोई हाथ नहीं है। ऑफिसर सिर झुका के, सॉरी सर, पर हमारे पास प्रूफ है जिसमें तनिष्क सिंघानिया ने खुद ये कबूल किया है उन्होंने ही महेश गुप्ता को मारा है। ऑफिसर की बात सुनकर दादी जी बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है, जिसे देख सभी दादी जी के पास आते हैं। आलोक जल्दी से ड्राइवर को बुलाते हैं और उनको लेकर सभी को हॉस्पिटल जाने को कहते हैं। सभी दादी जी को लेकर अस्पताल की ओर चले जाते हैं। ऑफिसर अपना सिर झुका के आलोक जी को देखते हुए, हमें माफ करना पर हम मजबूर हैं। आलोक जी ऑफिसर को देखते हुए, अभी तनिष्क घर में नहीं है, वह ज्यादातर घर नहीं आता, ऑफिस ही रहता है, आप लोगों वापस चले जाएं, मैं तनिष्क को कॉल करके बता दूंगा, वह पुलिस स्टेशन चला जाएगा। आलोक जी की बात सुनकर वह ऑफिसर अपना सिर हाँ में हिलता है और फिर कांस्टेबल को लेकर वहां से बाहर की ओर निकल जाता है। आलोक जी भी उनके साथ अस्पताल की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी दादी जी को भी हॉस्पिटल लिया गया था। _ इवनिंग सिटी हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड। अब तक लता जी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मनीषा अपने मम्मी के पास बैठी थी और उसके बगल में ही मनीष भी बैठा था। लता जी मनीष के साथ बात कर रहे थे और मनीषा कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। मनीषा कुछ सोच रही थी, तभी वार्ड का डोर खुलता है। सभी डोर की तरफ देखते हैं तो वहां पर सौरभ और प्राची खड़ा था। प्राची और सौरभ को एक साथ देख मनीषा को बहुत बुरा लगती है, पर फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल लाकर प्राची को देखते हुए, प्राची मैं आप यहाँ पर। प्राची अंदर जाकर मनीषा को देख, तुम्हें क्या लगी? तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, इतना सब कुछ हो गई, आंटी की ऐसी हालत है और तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं। मनीषा अपनी सिर झुका के, सॉरी प्राची मैम, आपकी लाइफ में ही इतना कुछ हो रही है इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। प्राची मनीषा के सिर पर हाथ रख, तुम अभी बहुत छोटे हो पर सबका कितना ख्याल रखते हो ना, देखना तुम एक दिन बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश। मनीषा बस हल्का मुस्कुराकर सिर हिला देती है और नजरें उठाकर सौरभ को देखती है जो उसे ही देख रहा था। प्राची लता जी को देखते हुए, हेलो आंटी, मैं प्राची इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो किसी नर्स को कह देना मुझे इन्फॉर्म करने को, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब बताएं अभी आपकी तबीयत कैसी है, दवाई ठीक से ले रही है ना? लता जी मुस्कुराते हुए अपनी सिर हाँ में हिलता है तो प्राची भी मुस्कुराते हुए मनीष को देख, हेलो मनीष, तुम मुझे जानते नहीं हो पर मैं तुम्हें जानती हूँ। मनीष मुस्कुराते हुए, नहीं प्राची दी, मैं भी आपको जानती हूँ, दी आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, आप बहुत अच्छी है, दी की बहुत हेल्प करते हैं। प्राची मुस्कुराकर, अच्छा तब तुम ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसा चल रहा है? मनीष मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा चल रहा है दी, और 2 महीने बाद ही मेरा एग्जाम है 11th की। प्राची मुस्कुराकर, अच्छे से एग्जाम देना, मन लगाकर पढ़ाई करो। मनीष अपना सिर हाँ में हिलता है तो प्राची मनीषा को देख, मनीषा मेरे साथ बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करना है। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है और फिर वार्ड से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे सौरभ और प्राची भी बाहर आते हैं। प्राची मनीषा को देखते हुए, मनीषा तुम इतना सब खर्च कैसे उठा रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई सेविंग्स अभी नहीं है और तुमने हॉस्पिटल की जॉब क्यों छोड़ दिया? मनीषा अपनी सिर झुकाकर कुछ सोचती है। उसे कुछ सोचते देख प्राची फिर से कहती है, मनीषा बताओ ना। मनीषा हल्का मुस्कुराकर प्राची को देख, वो प्राची मैम, दरअसल मुझे कहीं और जॉब मिल गई है, उसमें सैलरी भी अच्छी है और दोनों जॉब में एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ दिया। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, तो क्या तुम उसी के खर्चे से आंटी की? मनीषा अपनी सिर ना में हिलाते हुए, नहीं नहीं मम्मी की पूरी खर्चे तो सौरभ सर दे रहे हैं। मनीषा की बात सुनकर सौरभ, जो मनीषा को ही देख रहा था, वह चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था मनीषा उसका नाम लेगी। वही प्राची मुस्कुराते हुए सौरभ को देख, चलो फ्लर्टिंग के सिवा तुम्हें कुछ तो करना आता है। सौरभ, जो मनीषा को देख रहा था, प्राची को देखते हुए मुंह बनाकर, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? फ्लर्टिंग के सिवा भी मुझे डॉक्टरी करना भी आता है, नंबर 1 डॉक्टर हूँ मैं। प्राची आंखें रोल करते हुए, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है बेटा, घमंड थोड़ा कम कर लो।
सौरभ अपने शर्ट को ठीक करते हुए, घमंड तो होगा ही ना जब मेरे आसपास खूबसूरत लेडीज जो मेरे साथ। प्राची उसके गाल पर थप्पड़ मार के, अगर तुम ऐसे ही अपना फ्लर्टिंग कंटिन्यू करोगे ना तो मैं आज तुझे जैसे थप्पड़ मारी उससे तेज थप्पड़ तुम्हारे गाल पर पड़ेगी। शौर्य अपनी गाल पर हाथ रख बुरा सा फेस बनाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। वही मनीषा तो सौरभ को ही देख रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि सौरभ प्राची के साथ कितना अच्छा है और उसके साथ कितना बुरा बिहेव करता है। इतना सोचते ही मनीषा अपनी सिर झटक मन में कहती है, ये सब क्या सोच रही है तू मनीषा? कहाँ प्राची मेम जो हर तरह से सौरभ सर के लिए काबिल है, जिनको सौरभ सर प्यार करते हैं, और कहाँ तू उनके लायक भी नहीं है। इतना सोचते ही मनीषा की आंखें झलक आती है पर वह अपनी आंसुओं को छुपा लेती है। प्राची और सौरभ वहां से चले जाते हैं। मनीषा भी कुछ देर उनको जाते हुए देखने के बाद फिर से वार्ड में चली जाती है। अंडस्को प्राची और सौरभ बात करते हुए प्राची के केबिन की ओर जा रहा था। वह दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, इसलिए सौरभ और प्राची दोनों ही चलते हुए हंस रहे थे। प्राची या सौरभ दोनों में से किसी ने भी सामने नहीं देखा था जहां से तनिष्क तेज कदमों से गुस्से में उनके और बढ़ रहा था। प्राची और सौरभ प्राची के केबिन में जाने ही वाले थे, तभी वहां पर तनिष्क आ जाता है और प्राची का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है। तनिष्क को ऐसे वहां पर देख प्राची की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही सौरभ गुस्से में तनिष्क को घूरने लगता है। सौरभ तनिष्क के पास आता है, तभी तनिष्क प्राची को अपने पीछे करके सौरभ के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे प्राची भी चौंक जाती है क्योंकि उसने भी इस चीज का उम्मीद नहीं की थी। तनिष्क सौरभ को उंगली दिखाते हुए, मेरे वाइफ से दूर रहना नहीं तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। सौरभ क्लोज से उठकर गुस्से में, तुम मेरे दोस्त से दूर रहो, शर्म नहीं आता? तुमने उसकी लाइफ से हर एक खुशी छीन ली है और अब कह रहे हो अपनी वाइफ से दूर रहने को। वाइफ की मतलब भी पता है, वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं पता है तुम्हें? प्राची जल्दी से सौरभ के पास जाकर उसे रोकते हुए, सौरभ तुम्हारे होठों से तो खून निकल रही है। प्राची को ऐसे सौरभ की केयर करते देख तनिष्क का पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। वह प्राची का हाथ पकड़ उसे फिर से अपने पास खींच वहां से ले जाते हुए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो चुपचाप मेरे साथ चलो। तनिष्क की बात सुनकर प्राची जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वह शांत हो जाती है। प्राची के शांत होते ही तनिष्क प्राची को अपने गोद में उठा लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। वही यह सब पीछे खराब सौरभ देख रहा था। अंडस्को कार में ड्राइव कर रहा था और पीछे तनिष्क और प्राची बैठे थे। तनिष्क प्राची को बुरी तरह से घूर रहा था और प्राची जो अपनी ही सोच में गुम थी। प्राची यही सोच रही थी कि अब तक पुलिस ने तनिष्क को गिरफ्तार नहीं किया, जिसे सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तनिष्क प्राची को कुछ सोचते देखकर और गुस्से में आ जाता है और बुरी तरह से प्राची को घूरने लगता है। प्राची को जब अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस करती है तो वह अपनी सिर ऊपर करके तनिष्क को देखती है जो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। प्राची तनिष्क को इग्नोर कर अपने फोन को निकल किसी को कॉल करने लगती है, पर तनिष्क प्राची के हाथ से फोन को लेकर साइड में फेंक देता है और प्राची को सीट पर लिटा के उसके ऊपर आ जाता है। तनिष्क के ऐसा करने से प्राची गुस्से में उसे घूरने लगती है तो तनिष्क भी उसे घूरते हुए, तुम्हें मैंने कहा था ना तुम लड़कों से दूर रहोगे, और खास करके आर्यन और इस सौरभ से, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? प्राची अपने ऊपर से तनिष्क को हटाने की कोशिश करते हुए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी? कौन हो तुम मेरे? तुम बस एक मर्डर हो जिसने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया है और मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगी। तनिष्क अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है, जिसे देख प्राची चौंक जाती है और अंदर से घबराने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आती। तनिष्क प्राची के एक गाल में अपने एक हाथ को रखकर प्यार से, तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो ना, जिस वजह से तुम मेरे ऑफिस में रिकॉर्डर लेकर गए थे? तनिष्क की बात सुनकर प्राची की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। प्राची को ऐसे चौंकते देखकर तनिष्क प्राची के फोरहेड पर किस करके, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, पर तुम तो मेरे बात को मानते ही नहीं हो। प्राची दांत पीसते हुए, क्योंकि मुझे पता है तुम झूठ कह रहे हो, तुमने ही मेरे पापा को मारा है। तनिष्क प्राची के होठों के पास अपने होठों को ले जाकर, तुम मेरे बातों का विश्वास नहीं करते हो ना, तो मेरी इस बात को भी विश्वास मत करना कि अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे या फिर अपने उस फ्रेंड सौरभ से मिलोगे या आर्यन से मिलोगे तो मैं उन दोनों को ही इस दुनिया से गायब कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो उन दोनों का खून मेरे हाथों में ना लगे तो तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी कर सकते हो, उन दोनों के पास भी जा सकते हो, पर उसके बाद। प्राची जल्दी से अपनी सिर नामे हिलाते हुए, नहीं नहीं प्लीज उन दोनों को कुछ मत करना, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी और मैं उन दोनों से भी नहीं मिलूंगी, कोई रिश्ता नहीं रखूंगी मैं उनसे। प्राची को ऐसे डरते देख तनिष्क अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर प्राची के होठों पर हल्के से किस करके, ये हुई ना बात।
प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं तो तनिष्क प्राची की आंखों से आंसू पहुंचने हुए। मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं पसंद, अब चलो, अपने इस छोटे से दिमाग को और तकलीफ मत देना कभी भी, ठीक है ना। इतना कहकर तनिष्क प्राची के होठों पर किस करने लगता है, जिससे प्राची तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो तनिष्क प्राची को घूरते हुए, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे फ्रेंड्स जिंदा रहे। तनिष्क की बात सुनकर प्राची शांत हो जाती है तो तनिष्क जोर से कहता है, जब तक मैं ना कहूं कार मत रोकना। इतना कहकर तनिष्क प्राची के होठों पर किस करते हुए अपने हाथों से उसके दुपट्टे को उसके बॉडी से अलग कर देता है, फिर प्राची की पीठ को थोड़ा ऊपर करके अपने हाथ को पीछे ले जाकर प्राची के सूट के जीप को खोल देता है और धीरे धीरे प्राची के होठों से होकर उसके नेक, शोल्डर, कॉलरबोन हर जगह पर लीक और सक करने लगता है, जिससे न चाहते हुए भी प्राची की चीख निकल रही थी और उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। कुछ ही देर में उन दोनों की ही कपड़े नीचे पड़े हुए थे और वह दोनों इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी आवाज़ ड्राइवर तक भी पहुंच रहा था। ड्राइवर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह जल्दी से सामने से हेडफोन निकाल कर अपनी कान में लगा लेता है और म्यूजिक चला देता है ताकि उनकी आवाज़ उसके कान तक ना पहुंचे। तनिष्क की इन हरकतों से क्या प्राची की नफरत तनिष्क के लिए और बढ़ जाएगी। किसने मारा है महेश जी को? क्या तनिष्क सच प्राची के सामने ला पाएगा या फिर ऐसे ही प्राची तनिष्क को कातिल समझती रहेगी?